दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को क्रिटिकल डिबेट चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा मेन थीम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में है दोस्तों, जो आलोचनात्मक सोच के बारे में है। इसमें डिवाइन विल वर्सेस फ्री विल का बहुत अहम रोल रहेगा दोस्तों। इसीलिए हम फर्स्ट में आप लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहते हैं दोस्तों। आपने ये वीडियो तो देख लिया दोस्तों। एक्चुअली इसमें जो हम दिखा रहे हैं, इसमें हम जो डिवाइन विल वर्सेस फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग सिर्फ फिलोसॉफिकल हिसाब से सिर्फ इसका कंपेयर नहीं करने वाले हैं। इसको जो जो ज्योग्राफिकली इसका क्या है अवसर, एशिया में क्या है, यूरोप में क्या है और साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, उसका भी हम लोग इसका सर्जरी करने वाले हैं दोस्तों। इसी तरह हम लोग इसको जो ऑप्रेस्ड क्लास है और वो ऑपरेसर क्लास है, इसके डिफरेंसेस में डिवाइन विल वर्सेस फ्री विल का क्या-क्या रहेगा और आज के 21वीं शताब्दी के एआई के ज़माने में डिवाइन विल वर्सेस फ्री विल का जो डिबेट है, वो कितना प्रासंगिक है और उसको कैसे हम लोग आगे ले जा सकते हैं, इसका हम बैलेंस व्यू प्रस्तुत करने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट में हम प्रस्तुत करने से पहले हम इसको हमारा ये जो डिस्क्लेमर है, इसके बारे में थोड़ा हम क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों। हम लोग का हमारा उद्देश्य बिल्कुल साइंटिफिक टेम्पर यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करने का ये हमारा लक्ष्य है, गोल है दोस्तों। और इसके लिए हम चाहते हैं कि व्यक्ति के हक में व्यक्ति रैशनल बने, ह्यूमनिस्टिक बने और मोरल बने। और सोसाइटी के हक में हम चाहते हैं सोसाइटी इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी विथ जस्टिस, ये वाला क्रक्स में सोसाइटी और व्यक्ति का निर्माण हो, ताकि हम ऐसे आइडियल सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं जिसका सोशल डेमोक्रेसी का बेस ये हो और उस सोशल डेमोक्रेसी के बेस में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी का सुपर स्ट्रक्चर बन सके दोस्तों। ये हमारा मेन मकसद है दोस्तों। इसीलिए आज का हमारा मेन टॉपिक से विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग कैन साउथ एशिया प्रोग्रेस, यानी कि आलोचनात्मक सोच के बिना क्या दक्षिण एशिया प्रगति के ओर जा पाएगा दोस्तों। क्योंकि दक्षिण एशिया के अक्सर देश जैसे नेपाल, भारत, ये हिंदू बहुल इलाका है। वैसे ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये मुस्लिम बेस्ड थियोक्रेटिक लगभग ये अब डायरेक्ट थियोक्रेटिक तो नहीं है, फिर भी ये एक धर्मतांत्रिक, एक धर्म का विशेष प्रभाव वाला देश है दोस्तों, ये सभी देश। और उसी हिसाब से श्रीलंका, भूटान, ये बुद्धिस्ट देश है दोस्तों। और मालदीव भी मुस्लिम देश है दोस्तों। ये वाला एक एक प्रकार का यहाँ थियोक्रेटिक जो जड़ है, वो बहुत तगड़ा तरीका से यहाँ जम के रखा है दोस्तों। इसीलिए ये जो आज का बहस है, बहुत अहम होने वाला है दोस्तों। इस बहस में हम आज जो रेफरेंस बुक के रूप में श्रीमद् भागवत गीता, उसके बाद बुद्ध के कलाम सूत्र और नेपाल का जो सोशलिस्ट है डोरबहादुर बिष्ट जी, उनका फैटलिज्म एंड डेवलपमेंट, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का वॉल्यूम 40 हिंदी हिंदी का वॉल्यूम 40, और उसके बाद हिंदी वर्सन का वॉल्यूम 1, इंग्लिश वर्सन का वॉल्यूम 1, ये हमारा। और उसके बाद पाउलो फेरी जो पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, वो भी हम इसको रेफरेंस के रूप में विशेष तरीके से यूज करने वाले हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत क्रिटिकल और बहुत रिसर्च बेस्ड है दोस्तों। इसको आप लोग जम के एकदम ध्यान लगा के आप लोग देखिएगा तो और क्लियर पिक्चर आएगा दोस्तों।
अब हम ढीला अब दोस्तों इसमें क्या है कि आज विशेष पावन दिन हिंदू हिंदू धर्मावलंबी के लिए विशेष पावन दिन भी है। इसका जो आज जन्माष्टमी है दोस्तों, मतलब हिंदू धर्म में कृष्ण का जन्म का दिन आज माना जाता है, मगर ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, फिर भी लोग एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर के हिसाब से ये लोगों को ये सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। और आज का डिबेट और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज का डिबेट एक्चुअली जो आप देख सकते हैं, जो इंडिया में अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है ये एक्चुअली आप अ, ये कोर्स ऑफ स्टडी के हिसाब से भी अ, ये भागवत गीता को वो कोर्स ऑफ स्टडी में समाहित कर रहा है दोस्तों। इसीलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे उत्तराखंड का जो एनसीईआरटी जो उत्तराखंड सरकार है, वो एनसीईआरटी को भागवत गीता, रामायण को सिलेबस में यूज़ करने के लिए वो रिकमेंड कर रहा है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों ये सिर्फ़ उत्तराखंड सरकार नहीं, ये तो जो मोदी सरकार जो है, ये मोदी सरकार तो बाकायदा एनसीईआरटी का आप देख सकते हो, है ना? ये भागवत गीता मेंशन इन एनसीईआर टेक्स्ट बुक फॉर 6 एंड 7, और ये 11 एंड 12 में भी इसको ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, देखिए, ठीक है? ये 6, 7 एंड 11 एंड 12 क्लास में ये भी इन लोगों ने बाकायदा यूज़ करने का प्लान कर लिया है। इसीलिए भगवद गीता जो फिलॉसॉफिकल जो बुक है, ये इस कारण से भी बहुत अहम हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए इसको ज़रूर इसके बारे में आज हमको चर्चा करना लाज़मी है और करना ही पड़ेगा, ये हमारा बिल्कुल मानना है दोस्तों। इसीलिए अब हम इसको लेट ना करके, हाँ, इसमें हम विशेष रूप से स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है? ये और फर्स्ट में क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, हम यहाँ से एंट्री करेंगे, जो डिवाइन विल है और फ्री विल है, ठीक है? जो डिवाइन विल मतलब क्या है कि दैविक इच्छा या दैविक कानून जो डिफाइन करता है, उसी के हिसाब से ये दुनिया चलेगा। मतलब गुरु बिष्ट जी इसको बोलते हैं, ठीक है? सेंस ऑफ कैज़ुअलिटी, ये मतलब जो और पॉजिटिव थ्योरी भी बोल सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की भाषा में, ठीक है? पॉजिटिव थ्योरी मतलब क्या, ये दुनिया को कौन चला रहा है, ठीक है? प्री डिटरमिन डिवाइन विल चला रहा है, या फ्री विल, मतलब गौतम बुद्ध का जो फ्री विल है, वो वाला फ्री विल सिस्टम चला रहा है। इसका इसमें इसका वैल्यू सिस्टम में क्या-क्या असर रहेगा, ठीक है? उसका भी हम लोग चीर-फाड़ करने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए क्या दक्षिण एशिया आलोचनात्मक सोच के बिना कभी प्रगति कर सकता है? ये बहुत अहम क्वेश्चन होके आगे इसको ये बहुत बड़ा अहम क्वेश्चन होके आगे खड़ा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये अब की 10 दिन से का जो भविष्य जो है, इसी के अंदर लगभग इसी को इसी यही यही डिसाइड करने वाला है दोस्तों। इसीलिए ये बहुत अहम होके, ये अहम मुद्दा होके अभी उभर के आया है दोस्तों। रो और इसको हम लोग इसी हिसाब से देखेंगे कि आज का डिबेट ये बहुत क्रिटिकल है और बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है दोस्तों। इसको ज़रा-सा भी मिस मत करिएगा दोस्तों, ठीक है? अब हम लोग इसका बिल्कुल ही अब हम लोग इसको बिल्कुल हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। इसमें हम फर्स्ट में डिवाइन विल का मतलब क्या होता है कि ईश्वर ही सब कुछ डिसाइड करता है और व्यक्ति का रोल बिल्कुल कुछ नहीं रहता है। अब इसमें क्या है, तो ये चीज़ क्या है? अब हम लोगों को ये चीज़ के बारे में
और इसके लिए हम फर्स्ट में गीता, ठीक है? इसके लिए हम फर्स्ट में गीता को लेंगे, ठीक है? जो गीता जो है इसमें हम लोग जैसे आप देख सकते हैं, जो भागवत गीता है उसको हम उसको लेंगे दोस्तों। दिस जैसे जैसे इसमें क्या होता है कि जो भागवत गीता है, ये चीज़ उन लोगों उसको डिवाइन विल को एग्ज़ैक्टली डिफाइन करता है कि वो क्या है तो ठीक है? अ, इसीलिए उसको हम लोग यहाँ से शेयर करेंगे दोस्तों। शेयर ही नहीं हो रहा है भाई। हुँ, ये अब यहाँ से हम यहाँ पर फर्स्ट में देखेंगे दोस्तों ये वाला। इसमें हम लोग डिवाइन विल देख रहे हैं। डिवाइन विल में जो इसमें एक्चुअली हिंदुइज्म में क्या होता है कि जो हिंदुइज्म में है, इसमें कृष्ण का जो जो गीता का रोल फिलोसॉफिकल ग्राउंड में बहुत अहम है। इसमें क्या होता है कि डिवाइन विल की बात अच्छी तरीके से करते हैं। और डिवाइन विल का मतलब क्या होता है कि आपको थोड़ा-सा मैं यहाँ से भी दिखा दूँ, ठीक है? डिवाइन विल का मतलब होता है सेंस ऑफ कैज़ुअलिटी। सेंस ऑफ कैज़ुअलिटी मतलब क्या है कि वो कारण क्या है? इस दुनिया में क्या सिस्टम है? हिंदुइज़्म में एक्चुअली बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है? वो बिलीफ सिस्टम में क्या होता है? वन्स सर्कमस्टेंसेस हैव बीन डिटरमाइन्ड बाय सुप्रीम डेटी मतलब कोई भी कोई भी आदमी का जो सर्कमस्टेंसेस है, वो सर्कमस्टेंसेस एक्चुअली सुप्रीम डेटी यानी कि भगवान द्वारा डिटरमिन किया जाता है और इसमें लोगों का रोल अहम नहीं होता है दोस्तों। इस कारण देयर लाइव्स हैव बीन फेटेड मतलब उन लोगों का जो भाग्य जो ज़िंदगी है, वो भाग्य में निर्भर करता है मतलब भाग्यवादी बन जाता है। इस इसका वो कारण क्या होता है? वो लोग क्या कारण देते हैं? इफ वन इज़ हैप्पी एंड सक्सेसफुल, इट इज़ बिकॉज़ वन मस्ट हैव अर्न दिस इन प्रीवियस लाइफ मतलब जो प्रीवियस लाइफ में जो उसने अर्न किया था, उसी के वजह से आज के लाइफ में उसका सर्कमस्टेंसेस जो बन रहा है, उस वो सर्कमस्टेंसेस वो प्रीवियस लाइफ में जो काम किया उसने, उसको सुप्रीम दैत्य द्वारा इवैल्यूएट करके आज के ज़िंदगी में उसका जीने के लिए उसका भाग्य में वो चीज़ लिखा जाता है। उसको बोलते हैं कर्मा थ्योरी, ठीक है? अक्सर आप सुनते भी होंगे कर्मा कर्मा तो घूम के लौट के आ गया दोस्त। ये वाले जो बोलते हैं मतलब क्या है कि हिंदू धर्म का कर्मा थ्योरी बिल्कुल ये वाला सिस्टम का बात करता है दोस्तों। वो कर्मा थ्योरी इसी में आधारित है। वो सेंस ऑफ कैजुअलिटी के बाद ये वाले बात में करते हैं दोस्तों, ठीक है? और सेंस ऑफ कैजुअलिटी मतलब इसमें आप लोगों को और एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है कृष्ण का दैवीय आदेश और बुद्ध का स्वतंत्र सोच, ये केवल धार्मिक नहीं है दोस्तों, ठीक है? जो इन दोनों का जो फिलॉसॉफिकल वार है, फिलॉसॉफिकल वार ही मान सकते हो आप लोग क्योंकि बुद्ध का और उसका जो क्या है फिर बुद्ध का और अ, कृष्ण का
जो इन लोगों का फिलोसॉफिकल जो डिफरेंसेस है, वो एक्चुअली इन लोगों का वो इन लोगों का जो वैल्यू सिस्टम भी ये लोग क्रिएट करते हैं दोस्तों। इसीलिए भी ये बहुत अहम हो जाता है दोस्तों, ठीक है? दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये कर्मा क्या होता है? जैसे बुद्धिज़्म में कर्मा का मतलब क्या होता है? और हिंदुइज़्म में कर्मा का मतलब क्या है? जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, हिंदू लॉ ऑफ कर्मा इज़ बेस्ड ऑन सोल एंड बुद्धिस्ट इज़ नॉट। बुद्धिस्ट में सोल का सिस्टम नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट देयर इज़ नो सोल इन बुद्धिज़्म। मतलब जो प्रीवियस लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है, उसमें बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं, ये मैं डॉक्टर अंबेडकर का बुद्ध एंड धम्म से ले रहा हूँ। इसमें इज़ द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा द सेम एज़ ब्राह्मण डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा? ये वाला जो सेंस ऑफ कैजुअलिटी वाला सिस्टम है, ये वाले जो आप देखिए, इसमें सोल का सिस्टम, आत्मा का सिस्टम होता है। जो आत्मा का सिस्टम क्या बोलता है कि प्रीवियस लाइफ का बात करता है, वही ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल्स होता है। उसी से फॉर्म ऑफ ये इट गोज़ ऑन लाइफ, है ना? वन फॉर्म लाइफ टू लाइफ, ये वाला सिस्टम होता है। मगर बुद्धिज़्म में क्या होता है? This cannot be true in the Buddhism. The law of there is no soul. इसीलिए हिंदू लॉ ऑफ कर्मा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द is based on the existence of the soul, which is the distinct from the, है ना, from the body. When the body dies, the soul does not die, the soul flies away. ये हिंदुइज्म का है। And this is not true of the Buddhist law of karma. According to Hindu law of karma, what happens when a man dies? A karma is this. Okay, a karma is this. His act produce a twofold results. One of it the, है ना, doer, and secondly it produces an impression upon his soul. इसलिए when a man dies, when his soul escapes, soul is full of such impressions. मतलब impression without which determine, मतलब वही determine birth and status. Okay, birth and status in his फ्यूचर लाइफ। आप अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये हिंदुइज्म का मानना है, जो आत्मा से जहां जो जाता है इंप्रेशंस, वही डिटरमिन करता है बर्थ, कहाँ उसका जन्म लेना है, और उसका अगले जन्म में कौन सा स्टेटस होने वाला है, वही फ्यूचर को गाइड करेगा। यही उसका एक्चुअली इंड्यूस लॉ ऑफ सेंस ऑफ कैजुअलिटी है। ये तो आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब ये वाला आप देखिए, अब हमको इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो फिलोसॉफिकल डिफरेंस, सेंस ऑफ कैजुअलिटी का जो डिफरेंसेस है, इसको हम लोग देखिए। इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है कि जैसे कृष्ण का दैवीय आदेश, ये आप देखिए, कृष्ण का क्या था? डिवाइन लॉ, डिवाइन ऑर्डर। और बुद्ध का स्वतंत्र सोच। बुद्ध का क्या होता है? हम एक कलाम सूत्र में स्पष्ट इसका, यहाँ कलाम सूत्र में हम लोग बुद्ध का जो फ्री विल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में दोस्तों, ठीक है? अभी क्या सोचिए कि बुद्ध का स्वतंत्र सोच ये केवल धार्मिक दर्शन नहीं है, बल्कि हमारी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक दिशा तय करने वाले मूल विचार है दोस्तों। इसीलिए आज हम इतिहास, दर्शन और शास्त्र की रोशनी में इन दोनों दृष्टिकोण का विश्लेषण करेंगे दोस्तों, और देखेंगे कि हमारा आधुनिकता, शिक्षा और विकास, समझ गए? आधुनिकता मतलब आप देख सकते हैं, जो देखिए यहाँ, ये फंडामेंटल जो फंडामेंटलिस्ट डॉक्टर्स है, जो आरएसएस का आइडियोलॉजी बेस्ड, हिंदुइज्म बेस्ड जो रिलीजियस डॉगमा को साथ साथ धोने वाला जो डॉक्टर्स है, ये डॉक्टर्स है दोस्तों। ये मैं कोई ये बकायदा ये इन लोगों का आप लोग वीडियो भी देख सकते हो। ये बोलता है कि काऊ डंग खाने से मेरे मम्मी भी खाती थी, मेरा हम लोगों का 6-7 बच्चे हैं मेरे मम्मी का, फिर भी मम्मी है तंदुरुस्त है, इसीलिए रोज सुबह काऊ डंग मिला के दूध में मिला के खाना, ये बोलता है। और दूसरा डॉक्टर आप देखिए, ये डॉक्टर जो मूर्ति है, ठीक है, जो स्टैच्यू है, उसको स्टेथोस्कोप लगा रहा है भाई। ये देखिए, क्योंकि उसका वो बोल ये इन लोगों का नौटंकी चलता रहता है। कभी बोलते हैं कि
जैसे सर्दी में भगवान को निमोनिया हो गए, एसी लगाओ, हाँ, ठंडी हो गए, ये वाला चलता रहता है। ये वाला सिस्टम साउथ एशिया में जो रिलीजियस डॉगमा वाले फंडामेंटलिस्ट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट और ये लोग करते रहते हैं, ठीक है? और यहाँ देखिए, ये वाले जो ये रैशनल डॉक्टर्स आज एआई को कंट्रोल करके वो लोग सर्जरी कर रहे हैं। मतलब ये जो डिफरेंस है फिलोसॉफिकल, ये आप लोगों को स्पष्ट रूप में दिखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ये जो ये फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस है, यही एक्चुअली इन लोगों का वैल्यू सिस्टम क्रिएट करता है और लोगों का, समाज का और देश का दिशा और दशा तय करता है दोस्तों। इसीलिए भी ये बहुत अहम हो जाता है। अब हम लोग एक्चुअली गीता में प्रवेश करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है? अब हम लोग देखिए यहाँ गीता, यहाँ अब ये जो गीता है, ठीक है, ये वाला आपको पहले यहाँ से शुरू करेंगे। ये वॉल्यूम 16 का 24 नंबर है। इसमें क्या बोलता है कि जैसे शास्त्र मतलब गीता या मनुस्मृति, ठीक है? विस्मृति, मनुस्मृति, ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद, जो भी है इन लोगों का, जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट से लेके समाज और धार्मिक जो नियम कानून जो बनाता है, उसी को उसको ये देखिए, सूत्रा कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्रीय प्रमाण है। मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य की जो व्यवस्था है, उसमें तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या है? शास्त्र है। मतलब शास्त्र में जो लिखा है वही तेरे लिए प्रमाण है। शास्त्र विधान से कही कही हुई बात को समझकर, यानी शास्त्र विधान के कही हुई बात को समझकर, यानी आज्ञा का नाम विधान है। मतलब शास्त्र जो बोलेगा, जो आज्ञा देता है, उसका नाम विधान है। और शास्त्र द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाए कि ये कार्य कर, ये मत कर, वो शास्त्र विधान है। मतलब दंड विधान जैसे मनुस्मृति का है, इसलिए फिलोसफिकल में ये शास्त्र का विधान है दोस्तों। इसमें शास्त्र विधान में क्या है? ये कार्य कर, ये कार्य मत कर। ये शास्त्र जो लिखा है वही तुमको करना पड़ेगा। तेरा रोल कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि उसमें बताए हुए स्वकर्म को जानकर तुझे इस कर्म क्षेत्र में कार्य करना उचित है। मतलब उसे बताए हुए, मतलब शास्त्र ने जो बताया है उसको स्वकर्म को जानकर, मतलब कर्म का, अब कर्म का थ्योरी शुरू होता है। देखिए, स्वकर्म को जानकर तुझे इस कर्म क्षेत्र में कार्य करना उचित है। मतलब शास्त्र विधान जो कहेगा तुझे वही करना है। मतलब तेरा कुछ भी रोल नहीं है। तू इसमें इस दुनिया में पाप धोने के लिए आया है। और तेरा, जैसे मैंने अभी आप यहाँ दिखा दिया, ठीक है? यहाँ जो है दिस इम्प्रेशंस विच डिटरमिन द बर्थ एंड स्टेटस इन हिज फ्यूचर लाइफ। ये फ्यूचर लाइफ मतलब आज का जो दुनिया है, प्रीवियस लाइफ से फ्यूचर लाइफ जो है, तुम्हारा जो स्टेटस है, जो कार्य करेगा, सब चीज तेरा तय है, ठीक है? पहले ही तय है। मतलब क्या है कि जो बिलीफ सिस्टम, ये जो तू सरकमस्टेंसेस है, जो तू कार्य करेगा भाई, तेरा सब चीज पहले से प्रीवियस लाइफ में जो किया था उसी हिसाब से तेरा अभी डिटरमिन है। तेरा यहाँ कुछ भी दाल गलने वाला नहीं है भाई, क्योंकि तेरे कर्म में जो लिखा है, अब इसी को लोग बोलते हैं भाग्य, ठीक है? और भाभी ने जो लिखा है यहाँ, अल्फाबेट ऑफ भाभी, मतलब भाभी ने जो लिखा है वही तेरा भाग्य तय करेगा। ये वाला सिस्टम, इसको बोलते हैं सेंस ऑफ कैजुअलिटी, ठीक है? आप ये वाला देख सकते हैं दोस्तों। ये मतलब क्या है कि ये भी गीता भी बोलता है कि तेरा यहाँ कुछ रोल नहीं है। तू यहाँ, तेरा रोल यहाँ आज्ञा पालन करना का है। ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करते जा बेटा, ज्यादा मस मस मत कर। ये वाला 24 बोलता है। और इसको और स्पेसिफाई करके बोलता है, जो मनुष्य शास्त्र के विधान को, मतलब कर्तव्य अकर्तव्य को ज्ञान का मैंने छोड़कर कामना से प्रयुक्त हुआ बरताता है। मतलब जो शास्त्र ने बताया हुआ कार्य को छोड़ के और काम करेगा, तो उसका स्वर्ग या मोक्ष भी प्राप्त नहीं करेगा, परम गति को भी प्राप्त नहीं करेगा,
और इस लोक में भी सुख प्राप्ति उसका नहीं होगा दोस्तों। ये वाला ये बोला है मतलब शास्त्र विहीन कर्म व्यर्थ है। इसका जिस्ट क्या है? शास्त्र विहीन कर्म व्यर्थ है दोस्तों। अब हम एक कर्म जो बोलता है, शास्त्र का कर्म क्या है? अब इसको फिर हम लोग जाते हैं, देखिए ये दो का चैप्टर नंबर 2 का गीता का, आप देखिए चैप्टर नंबर 2 का गीता का बिल्कुल 47 में हम जाएंगे। ठीक है, 47 बोलता है कि भाई तेरा जो काम है, ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर 2। हम्म, अब हम देखिए आप लोग, इसमें स्पष्ट रूप में लिखा है कि चैप्टर नंबर 2 में 2 का 27 में आप देखिए सर, देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, इसमें ये बोलता है कि जैसा यहाँ देखिए, ये तेरा कर्म ही अधिकार है, मतलब तेरा कर्म में सिर्फ अधिकार है और ज्ञान निष्ठा में नहीं है। मतलब तेरा कर्म जो कर्म में फोकस कर ले बेटा, ज्ञान निष्ठा दिमाग मत लगा। ठीक है, दिमाग तेरा बिल्कुल न लगा, क्योंकि ज्ञान निष्ठा में तेरा कोई अधिकार नहीं है और तेरा फल में कभी अधिकार नहीं है। कर्म कर ले, वहां कर्म मार्ग में कर्म करते करते हुए तेरा फल में कभी अधिकार नहीं। मतलब कर्म कर, फल का बिल्कुल आस न कर। मतलब तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, पृथ्वी आग लगे, भाड़ में जाए, जो भी हो, मगर कर्म फल की इच्छा वो बिल्कुल तू बिल्कुल इसको तूने इसका बिल्कुल क्या न कर, आस न कर। यदि कर्म फल में तेरा तृष्णा होगा तो, यदि तेरा कर्म फल में यदि तृष्णा रहेगा तो कर्म फल प्राप्ति का कारण होगा। मतलब कर्म फल का मतलब तू कर्म फल में बिल्कुल क्या न कर, तुझे तृष्णा, वो तुझे भोग भी नहीं जगाना है। कर क्या मिलेगा फल, इधर उधर तुझे सोचने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तू कर्म फल प्राप्ति का कारण होगा। यदि तो सोचेगा तो तू फिर प्राइमरी फैक्टर बन जाएगा, भगवान की जगह तू मेजर फैक्टर बन जाएगा। इसलिए तेरा रोल कुछ भी नहीं है, तुझे काम कर्म करना है। कर्म फल प्राप्ति का कारण तू हो जाएगा। तो इस प्रकार कर्म फल प्राप्ति के कारण तू मत बन। मतलब कर्म फल प्राप्ति के कारण तू मत बन। वो सब कारण क्या है? वो कारक कारण, कारक जो है वो भगवान है, वो गॉड है, वो अल्लाह है। उसी को छोड़ दे सब चीज, तेरा रोल जीरो है। मतलब डिवाइन विल में जीने का है तुझे, तेरा फ्री विल कुछ भी नहीं है, ये बोल रहा है। अब फिर और क्या बोलता है? क्यों? क्योंकि जब मनुष्य कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, मतलब जब मनुष्य कर्म फल की कामना से, मतलब कर्म फल का कामना करके जब वो प्रेरित हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, मतलब यूज टू हो जाता है, तो वो कर्म फल का पुनर्जन्म का हेतु बन ही जाता है। मतलब फिर तुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, पाप हो जाएगा। तू क्या कर रहा है? फल की आस कर रहा है, अभिलाषा से तेरा जो एकदम अभिलाषा मुक्त तुझे बनना है भाई। अगर तू तुझे वो अभिलाषा से वो वाला बनेगा तो तेरा क्या होगा? फिर पुनर्जन्म करना पड़ेगा। यदि कर्म फल की इच्छा न करे तो, यदि तू कर्म फल की इच्छा न करे, कर्म में सिर्फ फोकस करे और भगवान में पूरा लिप्त हो जाए, कृष्ण में पूरा लिप्त हो जाए, तो दुख रूप कर्म करने की क्या आवश्यकता है? मतलब अगर तू भगवान की इच्छा में पूरा छोड़ देगा, कर्म सिर्फ करेगा, तो तुझे दुख रूपी कर्म, कर्म को दुख रूप बोल रहा है देखिए। तो कर्म जो करेगा तो दुख रूप को क्या आवश्यकता है भाई? कुछ आवश्यकता नहीं है, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कर्म रूप का दुख में फोकस मत कर। इसलिए कर्म न करने के भी तेरी आसक्ति प्रति नहीं होनी चाहिए। मतलब फिर भी बोलता है, फिर कर्म न करने का पूरा लेजी भी न मन, मगर कर्म तो कर, मगर फल का आस बिल्कुल न कर। और ज्ञान, और यहाँ ज्ञान निष्ठा में ध्यान न दे, तेरा अधिकार
नहीं है, तेरा दिमाग चलाने का काम नहीं है। तू सिर्फ वस्तु बन के रह जा भाई, वस्तु एकदम ऑब्जेक्ट बन के रह जा, ठीक है? वो वस्तुकरण कर रहा है ये चीज, देखिए। और और फिर ये बोलता है कि क्या करना है तो फिर, ठीक है? उसमें बोलता है योग में स्थित केवल ईश्वर के लिए कर्म कर, मतलब ये ईश्वर के लिए सिर्फ कर्म कर, उससे ज्यादा कुछ न कर। ईश्वर मुझ वो फिर वैसा कैसे करना है? ईश्वर के लिए तो कर्म कर, मगर ईश्वर मुझे प्रसन्न हो, इस आशा रूप आसक्ति को भी छोड़कर, मतलब तू ईश्वर का लिए कर्म कर, मगर वो तुमको करे या न करे उसका टेंशन भी ना ले भाई। मतलब ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, ये भी अभिलाषा तू न रख, इस आशा रूप आसक्ति को भी छोड़कर, वो भी छोड़ दे। तू कर्म कर, तू ईश्वर को लिए भक्ति कर, मगर इससे तो ईश्वर तुझे करे या ना करे, इसको भी आशा तू छोड़ दे, आसक्ति भी, उसका भी आसक्ति छोड़ दे। मतलब फल तृष्णा रहित, मतलब कुछ भी फल का आस न कर। ईश्वर मुझे करेगा, ये करेगा, वो भी छोड़ दे भाई, सिर्फ काम कर। और पुरुष द्वारा कर्म लिए जानने पर अंततः करण की शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति, मतलब सिद्धि का, सिद्धि मतलब क्या है कि फल तृष्णा रहित पुरुष द्वारा कर्म किए जाने पर जो ज्ञान प्राप्ति होता है, अंततः करण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान, मतलब ये सिद्धि ज्ञान, मतलब सिद्धि सिद्धि बोलते हैं ना हिंदू लोग। सिद्धि ज्ञान का मतलब क्या होता है कि फल तृष्णा रहित कर्म जो करेगा, जो करना पड़ेगा, वो उनका जो ज्ञान में बैठ दिमाग में बैठा जाता है, वही सिद्धि है। और जो उसके विपरीत मतलब ज्ञान प्राप्ति न होने, मतलब वो ज्ञान फल प्राप्ति रहित कर्म सिद्धि है, ये न जान के कर्म फल की आस करने वाला, उसके विपरीत वाला जो ज्ञान है, अगर वो हुआ तो उसका असिद्धि होगा। और सिद्धि और असिद्धि को जो सम है, वही तुझे कर्म करना है। और वो कौन सा योग है? वो योग यही है, समत्व, मतलब सिद्धि और असिद्धि का समत्व का योग है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये बकायदा बोल रहा है कि यहाँ कर्म में आसकर ज्ञान निष्ठा में तेरा अधिकार नहीं है, और कर्म फल की बिल्कुल चिंता ना कर। और दूसरा चीज बोलता है कि इतना फल तृष्णा रहित होना चाहिए कि ईश्वर ने भी मुझ पर प्रसन्न हो, इस आशा रूप आसक्ति भी तू छोड़ दे मेरे भाई, केवल ईश्वर के लिए कर्म कर। ये बोलता है 48 वाला, ठीक है? मतलब ये कर्म, ये सब चीज क्या है कि जैसे कृष्णा अर्जुन के लिए फका रहा है, अर्जुन जब युद्ध में जाने के लिए, यहाँ देखिए, अब हम आपको एक और स्लाइड दिखाएंगे, ठीक है? यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये वाला देखिए, अध्याय 2 का 30-31 में क्या होता है कि जैसे इसमें क्या ये अध्याय 2 में एक्चुअली क्या होता है कि जो कृष्णा है, वो अर्जुन के लिए घास हल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अरे बेटा, तुझे क्षत्रिय है, तू ये क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। मतलब क्षत्रिय का मेन कर्म क्या है, वो भी हम यहाँ अभी बताएंगे। मतलब तेरा काम लड़ना है भाई, तू लड़ ले, ठीक है? और ज्यादा मत सोच, जो सोचना है मैं सोचूंगा, क्योंकि मैं भगवान हूँ। तेरा काम ये सोचने वाला नहीं, काम नहीं है भाई। इसीलिए इस प्रकार के युद्ध में भाग्यवान क्षेत्रीय लोग का अब मौका मिलेगा कि लड़ने के लिए, उसको और दाएं बाएं कुछ भी सोचना नहीं है भाई, क्योंकि सबसे सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणी के लिए, है ना, तू शोक करने योग्य बिल्कुल नहीं है। तेरा शोक करने का, चिंता करने का कोई अधिकार नहीं है भाई। तेरा काम सिर्फ क्या है, क्षेत्रीय होने के कारण धर्म ही कुछ युद्ध से बढ़कर तेरा दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो कर्म यहाँ देखिए, जो ये बोल रहे हैं, है ना, ये अ, जैसे यहाँ जो ये वाला, एक सेकेंड, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप ना, जैसे ये बोल रहा है, यहाँ देखिए, कर्म कर ज्ञान निष्ठा में और फल के आस मत कर, ये सिस्टम वाला ये कृष्ण बोल रहे हैं, ठीक है? वो अर्जुन को बोल रहे कि तू कर्म कर। कर्म कैसा कर? कर्म करना मतलब तेरा क्षेत्रीय होने का धर्म निभा, मतलब क्षेत्रीय का कर्म क्या है, धर्म युक्त युद्ध से, ठीक है? और वो उस कल्याणकारी कर्तव्य है। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ?
क्षेत्रीय का वो आप अब यहाँ आप देख सकती है, क्षेत्रीय का धर्म क्या है? वो भी उनने डिफाइन किया है दोस्तों। अब इसमें क्या बोलते हैं कि ये कर्म, अब ये देखिए, अब यहाँ जो कर्म की बात कर रहे हैं, फर्स्ट में हम कर्म की बात में जाएँगे। कर्म क्या है? उसको जानने का बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है? अ, सॉरी 1 मिनट, हाँ। 1 सेकंड यहाँ अ, हुँ, हुँ, ये वाला आप देखिए, ये, इसमें लिखता है कर्म क्या है? कर्म का डिफाइन करता है ये। हुँ, ये, वो कर्म कौन-सा है? आप देखिए, वो कर्म कौन-सा है? ये ब्राह्मण के लिए कर्म क्या है? वही है, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ठीक है? दान लेना, दान देना, ज्ञान है ना? उसके लिए क्या वो क्या है? और वो यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ठीक है? ये ज्ञान भी ये वाला यहाँ लिखा है। सब ये कर्म क्या है? ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है, मतलब ब्राह्मण जाति के कर्म ये है। ठीक है? और स्वभावजन्य गुणों से कर्म किए गए हैं, ये वाला आप देखिए। अब क्षेत्रीय का भी ऐसे हिसाब से लिखते हैं कि देखिए यहाँ, यहाँ देखिए यहाँ, साहस प्राप्त होत बहुत से कार्य में बिना ये घबरा के, मतलब बिना घबरा के प्रवृत्त ये होने का स्वभाव तथा युद्ध में न भागना, शत्रु के पीठ दिखाने का भाव नहीं करना, ये वाला काम क्षेत्रीय का देखिए यहाँ। क्षेत्र कर्म, मतलब क्षेत्रीय का स्वाभाविक कर्म क्या है? ये युद्ध में न भागना या शत्रु को पीठ न दिखाना, ये वाला। और दूसरे से न दबने का स्वभाव, ये पाखंड भी इसी में इसी में भर देता है वो। क्योंकि वो अभिमान जो घमंड है, उस जाति में जो घमंड करते हैं, उसका अभिमान भी ये यहाँ डाल देगा। और इसी के यहाँ इसको वो करके, ये वाला क्षेत्रीय का कल्याण धर्मयुक्त युद्ध से कल्याणकारी कर्तव्य है, मतलब शासन प्रणाली और क्या है, शासन प्रणाली में और उसमें क्षेत्रियों का कर्म है, ये वाला सिस्टम आप देख सकते हैं। ये है ना, एक सेकेंड, ये और वैश्य और शूद्र का कर्म क्या है? ये देखिए, वाणिज्य में गौरक्षा, कृषि, ये वाला वैश्य का है स्वाभाविक कर्म, और शूद्र का स्वाभाविक कर्म सेवा कर्म है स्वाभाविक। ये तीनों वर्ण का सेवा करने का ये कर्म सिर्फ क्या है? शूद्रों का है। ये वाला स्पष्ट रूप से ये लिखा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। ये वाला सिस्टम बिल्कुल क्या करता है कि ये जाति का जो ये कर्म का मतलब साधारण कर्म नहीं है। ये फिर डोरवाद और बिष्ट जी बोलते हैं, देखिए। इनको भी क्लियर कर देते हैं वो, ठीक है? आप देखिए, डोरवाद और बिष्ट जी क्या बोलते हैं कि कर्म लिटरली मीन्स एक्शन, बट एवरी डे यूज पीपल डू नॉट रिलेट कर्मा टू देयर एक्शन इन द प्रेजेंट लाइफ। मतलब कर्म का मतलब जो आज का जो बुद्ध बोलते हैं वो वाला कर्म नहीं है, ठीक है? आज ही का इसी जन्म में मिलने वाला कर्म बुद्ध जो बोलते हैं, वो वाला कर्म नहीं है। कर्म लिटरली मीन्स एक्शंस, है ना? बट इन एवरी डे यूज पीपल डू नॉट रिलेट कर्मा टू देयर एक्शन इन द प्रेजेंट लाइफ और इन इन अ प्रीवियस लाइफ। मतलब ये डे टू डे लाइफ में आज करेंगे, जैसे उसको मारेंगे तो दुख जाएगा, ठीक है? एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, मतलब जो कैजुअल डिटर्मिनिज्म थ्योरी वाला, जो प्रतिस्पर्धा जो थ्योरी है बुद्ध का, जो कार्य कारक सिद्धांत है, वो वाला कर्म का बात नहीं है ये, ठीक है? ये वाला बिल्कुल नहीं है। ये ये तो बोलते हैं कि कर्म मतलब जो वर्णाश्रम व्यवस्था में, जो वर्णाश्रम व्यवस्था जो है, सॉरी, उसमें आधारित कर्म की बात यहाँ हो रहा है। ये भी आप लोगों को अच्छी तरह दिमाग में दबा के रखना है दोस्तों। क्योंकि जो अक्सर लोग सोचते हैं कि जो कर्म करेंगे तो ठीक हो जाएगा, हाँ, और कर्म का मतलब वो उनके दिमाग अक्सर अक्सर शास्त्र कौन पढ़ता है? कौन, ज़्यादा लोग तो नहीं पढ़ते हैं, पंडित जी लोग भी नहीं बताते हैं। मगर जो अक्सर जो लोग पढ़ते हैं शास्त्र,
मगर शास्त्र में ये चीज़ नहीं लिखा होता है कि ये चीज़ कर्म से सब चीज़ ठीक है। अब कर्म का जो वो लोग इसमें उन लोगों को गुमराह में रखते हैं। मतलब डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं उसको कर्म वो हिसाब से वो लोग प्रेज़ेंट करते हैं। एक्चुअली वो वाला खेल ये है ही नहीं। हाँ, ये वाला खेल बिल्कुल ये बिल्कुल ये है ही नहीं। मगर इसका खेल तो क्या है कि ये बिल्कुल है कि आप इसका तो खेल है जो चार चतुर्वर्ण का वो जो जो व्यवस्था है, कर्म करते हैं, ठीक है? वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जस्ट अभी हमने देखा, वही कर्म का बात यहाँ बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। कहने का मतलब देखिए, ये वाला कर्म का बात यहाँ हो रहा है। ये ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, ये वॉरियन रूल, वैश्य, शूद्र, दलित या अनटचेबल, अंत्यज, ये वाला कर्म का बात यहाँ गीता कर रहा है। वो गीता बात ये नहीं कर रहा है कि जो जो डे टू डे वाला जो कर्म है उसका बात वो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है दोस्तों। इसमें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो कर्म है, हाँ, अ, ये वो वाला कर्म बिल्कुल ही नहीं है। ये दोनों कर्म डिफरेंसेस है। आप देखिए यहाँ, अब डॉक्टर अम्बेडकर क्या लिखते हैं? डिड द बुद्धा बिलीव इन पास्ट कर्म हैविंग इफेक्ट ऑन फ्यूचर और लाइफ? यहाँ देखिए, अब बुद्धा का जो कर्म का थ्योरी है उसमें और बुद्धा ये क्लियर करते हैं कि बुद्ध का कर्म का थ्योरी क्या है, ठीक है? वो वाले ये यहाँ यहाँ देख सकते हैं ये। आप बुद्ध को ये बुद्ध के हिसाब से देखिए, ठीक है? यहाँ वो बुद्ध का कर्म का थ्योरी का मतलब क्या है, यहाँ देखिए आप। ये डिड द बुद्ध बिलीव इन फास्ट कर्म हैविंग इफेक्ट ऑन फ्यूचर लाइफ? Buddha Buddha's doctrine of fast karma is thus in keeping with his science. He did not believe in the inherited of fast karma. मतलब वो पास्ट कर्मा के बारे में जो जन्मजात जो पुनर्जन्म का जो कर्मा की बात है वो उनमें बिलीव बिल्कुल नहीं करते हैं दोस्तों। ये वाला आपको ध्यान में रखना है। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट कर्मा इज अ प्योरली ब्राह्मणिकल डॉक्ट्रिन। मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट कर्मा, कर्मा थ्योरी वाला, पास्ट कर्म मतलब पुनर्जन्म का जो प्रीवियस जन्म में जो कर्म था, वो सेंस ऑफ कैजुअलिटी जो जो बोलते हैं डोरबहादुर बिष्ट जी, ठीक है? ये सेंस ऑफ कैजुअलिटी वाला सिस्टम, ये वाला प्योरली ब्राह्मणिकल डॉक्ट्रिन में है। पास्ट कर्म टेकिंग इफेक्ट इन प्रेजेंट लाइफ is the quite consistent with the Brahminical doctrine of soul and the effect of karma in on soul, but it is quite inconsistent with the Buddhist doctrine of non-karma. मतलब Buddhist doctrine of non-karma में ये Buddhist doctrine of non-soul मतलब बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा मतलब कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी जो है उसमें सोल का रोल बिल्कुल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? हु वांट्स टू मेक द बुद्धिस्ट अकिन to Hinduism or who did not know what the Buddhist doctrine was. It has been bodily introduced into Buddhism by someone, and he also cleared that this is one reason why it must be held that the Buddha would not have preached such a doctrine. मतलब बुद्ध का जो डॉक्ट्रिन है उसका प्रीवियस लाइफ पुनर्जन्म वाला उस डॉक्ट्रिन बिल्कुल बकवास है। और अक्सर लोग मार्क्सवादी लोग और लोग भी इसको उनको रेफरेंस के रूप में देते हैं कि जैसे जो जो बोलते हैं ना, क्योंकि जैसे जातक कथा में पुनर्जन्म का बात होता है, ये वो जस्ट कथा है भाई। वो भी जैसे वो बुद्ध के बाद के 300-400 साल पर बाद में 200-300 साल बाद में लिखा हुआ डॉक्ट्रिन है भाई। वो महायाना बुद्धिस्ट का है। उसमें वो वो पुनर्जन्म की बात भी करते हैं, ठीक है? वो क्योंकि पंचभूत का बात करते हैं, बुद्ध 4 महाभूत की बात करते हैं। इसीलिए बुद्ध बिल्कुल ही बिल्कुल डिस्कार्ड करते हैं कि वो प्रीवियस लाइफ वाला इनहेरिटेड कर्मा का बात बिल्कुल डिस्कार्ड करते हैं। बुद्ध कुड नॉट हैव प्रीच सच अ डॉक्ट्रिन मतलब
The basis of Hindu doctrine of fast karma as the regulator of future life is an iniquitous है ना इन iniquitous doctrine मतलब an inhuman an otherwise such a inhuman and absurd doctrine मतलब उसको हिंदू फिलॉसफी को बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर की है ना द ओनली पर्पज वन कैन थिंक इट इज इनेबल द स्टेट ऑफ द सोसाइटी टू स्केप रेस्पॉन्सिबिलिटी हाँ इसका इफेक्ट क्या होता है ये डॉक्टर अंबेडकर द ओनली पर्पज वन कैन थिंक ऑफ इट टू इनेबल द स्टेट और द सोसाइटी टू स्केप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडीशन ऑफ द पोर एंड द लॉयल्टी ये जो हिंदुइज्म का जो है ये इसने इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो गरीब और लो वाले लो क्लास लो कास्ट और गरीब दिन दुखी लोगों को क्या होता है कि वो escape from responsibility मतलब वो अपने जिम्मेदारी से क्योंकि खुद को बदलने वाला जो होता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से उसको बेदखल कर देता है इस कारण otherwise such a inhuman and absurd doctrine could not never have been invented मतलब नहीं तो ये ऐसा घटिया वाला थ्योरी लोग ये इन्वेंट नहीं होता क्योंकि लोगों को कंट्रोल में करने के लिए या स्केप हम रिस्पॉन्सिबिलिटी होके वो डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये चीज बनाया गया है इसीलिए इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन दैट द बुद्ध हु वाज नोन एज द महा करुणिका वुड हैव सपोर्टेड सच अ डॉक्ट्रिन अब तो आपको लगभग लगभग लब्बो-लुबाब शायद समझ में आ गया होगा कि बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ ठीक है कर्मा एंड इसमें क्या फर्क है आपको देख सकते हैं और इसमें और चीज क्या लिखता है कि और एक स्टेप आगे जाके लिखता है देखिए इसमें तो हद पार कर देता है आपको देख सकते हैं वो बोलता है अपना गुण रहित भी धर्म मतलब कर्म दूसरे के भली प्रकार अनुष्ठा किए हुए धर्म से श्रेष्ठतर है इसका कहने का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ देखिए ये स्वधर्म धर्म मतलब धर्म ये जो अपना कर्म देखिए ये वाला क्षेत्रीय का स्वधर्म है ऐसा ही इसको इसका कहने का मतलब क्या है ऐसे का कहने का मतलब है आप जो वर्ण है चार वर्ण में अपना गुण रहित भी धर्म मतलब कर्म जो जाति आधारित स्वधर्म है दूसरे के भले प्रकार के अनुष्ठा के लिए अनुष्ठा किए हुए धर्म से श्रेष्ठतर है इसका मतलब उदाहरण के लिए मानिए कि जैसे वाल्मीकि समाज मतलब जो भंगी समाज है वो क्या है बुद्ध हिंदुइज्म के अनुसार क्या काम करना पड़ेगा उसका उसको आप देख सकते हैं ठीक है हिंदुइज्म के अनुसार उसको अब घटिया काम करने के लिए मजबूर किया गया है ठीक है आप देख सकते हैं ये अनटचेबल का क्या है काम ठीक है स्ट्रीट स्वीपिंग एंड लैट्रिन क्लीनिंग ये वाला मतलब ये जो स्कैवेंजिंग का काम है वो वाले इनका काम बताया गया है ठीक है अब वो क्या बोलता है कि अपना गुण रहित भी धर्म दूसरे भले प्रकार अनुष्ठा किए हुए धर्म से श्रेष्ठ है जैसे जैसे विषय में उत्पन्न हुए पीढ़ी के कीड़े के लिए जैसे एक कितना घटिया घटिया एग्जाम्पल देता है जैसे विष में उत्पन्न हुए कीड़ा के लिए विष दोषयुक्त नहीं होता है वैसे ही जो लोअर कास्ट है उन लोगों का जो लोअर कास्ट के लिए दिया हुआ कर्म भी उन लोगों के लिए खराब नहीं है ये कहने का मतलब इसका ये है उसी प्रकार स्वभाव से नियत किए हुए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है ये इनका घटिया मानस ये वाला गीता का थीम है देखिए 48 में तो और एक स्टेप पार करके वो बोलता है कि जो जन्म के साथ उत्पन्न हुए कर्म मतलब जन्म के साथ उत्पन्न हुए कर्म का मतलब तो आपको समझ गए ना ये जन्म के साथ उत्पन्न हुए कर्म मतलब ये वाला कर्म जो जन्म के साथ उत्पन्न हुए कर्म ये वाला कर्म है दोस्तों अब ये बोलता है कि जन्म से उत्पन्न हुए कर्म उसका नाम सहज है वो क्या है कर्म है मतलब कर्म है कर्म का क्या है जो जो दोषयुक्त है ऐसे दोषयुक्त भी अपने सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए मतलब वो खराब काम है तब भी उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए ये 48 बोलता है देखिए ये वाला मनुस्मृति का मैं जस्ट लिखा है आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं ये मनुस्मृति के 1096 और 1081 82 में भी यही चीज को वो लिखा है दोस्तों ये वाला
सिस्टम है। क्यों ये क्यों डिवाइन बोल रहा हूँ मैं? अब आप देखिए ये डिवाइन क्यों है? अब ये कर्म को तो ये हो गया, ठीक है? ये कर्म तो आप लोग देख ही गए कि कर्म, अब कर्म तो क्या है? डिवाइन कर्म, भगवान जो बनाए हुए कर्म करना है। अब देखिए ये चातुर्वर्ण कौन बना है? देखिए इन चारों वर्णों का नाम चतुर्वर्ण है। अब ये क्या है? ये चार वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए उत्पन्न किए हैं। देखिए ये चारों वर्ण क्या है? और ये तीन गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से, इसी में बहुत लोगों को ये इन लोग बेवकूफ बना देते हैं। आर्य समाजी लोग ये लोग बहुत लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। मतलब ये तीनों गुणों वाला सिस्टम भी और कर्म के विभाग से ये हमने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है? ये सिर्फ क्या होता है? स्वाभाविक गुण। स्वाभाविक गुण मतलब क्या होता है? जन्म से ही आता है, ठीक है? और वो कर्म के विभाग से, मतलब चारों वर्ण के कर्म। यहाँ देखिए ये चार वर्ण कौन बनाए? मुझ ईश्वर द्वारा। मतलब ईश्वर ने ये चीज बनाया, रचे हुए हैं, उत्पन्न किए गए हैं दोस्तों। इसीलिए ये कर्म जो है ईश्वर द्वारा बनाया हुआ कर्म है, ठीक है? इसलिए ये और भयानक हो जाता है। ये यहाँ देखिए बहुत से लोगों को ये मूर्ख बनाते हैं। आप लोगों को थोड़ा यहाँ से दिखा दूं मैं, ठीक है? तीनों गुणों के विभाग से, कर्मों के विभाग से, इसका मतलब क्या होता है? ये ये यहाँ देखिए, ठीक है? ये गुणों को विभाग, ये गुण क्या होता है? स्वभाव से आता है, ठीक है? ये स्वभाव है। जिन गुणों की उत्पत्ति के कारण स्वभाव स्वभाव है ना, प्रभव गुण है। अब ये स्वभाव क्या है? प्रकृति से आता है। देखिए तीनों ये सत रज तम, ये भी यहाँ ये स्पष्ट रूप में लिखा है। ये सत रज तम। और एक चीज थोड़ा देखिए, अपने अपने कार्य के अनुरूप समाधि कर्म, अपने अपने कर्म की, ये तीनों गुणों अपने अपने कर्म के समाधि कर्म। ये क्या है? ब्राह्मण का ये समाधि कर्म है, वैश्य का, क्षत्रिय का। ये 1841 का बात कर रहा हूँ दोस्त मैं। ये बहुत इन लोगों का कान पकड़ने वाला खेल है। देखिए ये वाला वो वाला है। और ये स्पष्ट रूप में लिखते स्वभाव से गुण उत्पन्न होता है, गुणों से कर्म आता है। अब स्वाभाविक कर्म देखिए ये वाला है। इसीलिए ये जन्म से है, कोई ये कर्म से नहीं है। ये जन्मजान ये, अथवा समझ लीजिए कि प्राणियों के जन्म ये जन्मांतर के किए हुए कर्मों के संस्कार, ये स्वाभाविक होता है, ये गुण होता है, यही कर्म को डिसाइड करता है। ये वाला सिस्टम आप लोगों को बिल्कुल इन लोगों के झांसे में नहीं आना है। ये तो हुआ ये खतरनाक चीज। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि ये ये इन लोगों को डिवाइन विल में आधारित एकदम ऑब्जेक्ट वस्तु तो बना देता है। और एक चीज क्या करता है? ये घटिया चीज क्या करता है कि ये चार वर्ण भी यही बना है, ये तो हो गया। और एक चीज ये बांट देता है, देखिए। और ये क्या बांटता है? जाति में तो बांट दिया, आप देख लिया, ठीक है? ये जाति में तो बांट दिया, चार वर्ण में बांट दिया। जातिवादी तो गीता है ही। और ये पितृसत्तावादी भी भयंकर तरीके से है। देखिए ये पाप योनि और पुण्य योनि दोनों में बांटता है। देखिए पाप योनि में क्या है? पाप योनि वाले के, अर्थात जिनके जन्म का कारण ही पाप है। इम्प्योर थ्योरी भी है, यहाँ से शुरू कर लेता है। मतलब जन्म का कारण पाप है। वो कौन है वो लोग? वो स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है। ये तीनों क्या है? इनका जन्म का कारण ही पाप, इसलिए इम्प्योर है, ये अशुद्ध है। इसलिए मुझ ही अपने अवलंबन बनाकर परम उत्तम गति को ही पाता है। मतलब ये अगर मेरे पाप पाप जन्म, इनका जन्म का कारण पाप है, इसलिए ईश्वर को ये प्राप्त कर नहीं सकते। अगर ये लोग मुझे फिर अवलंबन करे तो इन लोगों का कुछ हो सकता है। जैसे बोलता है ना, और अगर इतना पैसा डाल देंगे तो, वो पंडित जी बोलते हैं ना, हाँ, तो कुछ हो सकता है दोस्तों। हम मैं कोशिश कर, ये वाला सिस्टम ये होता है, ठीक है? और ये क्यों बोल रहा हूँ? ये पाप योनि में कौन डाल रहा है? स्त्री वैश्य शूद्र को। और पुण्य योनि कौन है? ब्राह्मण है। ये पितृसत्तावादी भी है, जातिवादी भी है। इसीलिए ये और भयानक बन जाता है दोस्तों। इसको इसीलिए हम लोग इस ये गीता को ये हिसाब से हमको देखना पड़ेगा दोस्तों। ये वाला सिस्टम कितना खतरनाक है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से क्या है? ये डिवाइन विल में आधारित है, मुझ ईश्वर द्वारा बनाया हुआ चार जाति वर्ण है।
और उन लोगों का कर्म का विभाजन भी इसी हमने किया है। मतलब ईश्वर का जो कर्म है, कर्म का मतलब तो आप जान ही गए होंगे, ठीक है? ये वर्णाश्रम धर्म वाले ये कर्म है, ये कर्म ईश्वर द्वारा बनाया हुआ कर्म है। दो बिल्कुल ये वाला कर्म है और ये बाँट दिया है, ये इम्प्योर लोग हैं तीनों लोग, ठीक है? पाप योनि वाले हैं और ये पुण्य योनि वाले हैं और स्पेशली ब्राह्मण पुण्य योनि वाले लोग हैं दोस्तों। इसलिए ये बाँट तो दिया दोस्तों, अब इससे क्या निकल के आता है लब-ए-लुआब, ये भी हमको जानने का ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है? अब इससे क्या प्राप्त होता है? अब ये पूर्ण रूप से लोगों को माइंडसेट अब यहाँ ये वाला माइंडसेट कितना खतरनाक है देखिए। ये पाप योनि और पुण्य योनि में डाल दिया, ठीक है? तो ये कोई लोग जन्म से ही पाप योनि होता है, कोई लोग जन्म से ही पुण्य योनि होते हैं। मतलब कोई लोग इम्प्योर होता है और ठीक है, कोई लोग एकदम शुद्ध योनि होता है, शुद्ध होता है। उसका भी कारण देता है क्योंकि ये मुँह से जन्म जन्म लेते हैं इसीलिए ये क्या होता है शुद्ध योनि शुद्ध होते हैं, ठीक है? क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ मैं? यहाँ स्पष्ट लिखा है देखिए देखिए इसका इसका हरकत, ठीक है? ये वाला। यहाँ ये बर्मा इस पुरुष का मुँह हुआ, ठीक है? ब्राह्मण इस पुरुष का मुँह हुआ, मुख से मुख हुआ मतलब मुख से जन्म हुआ इसलिए ये सबसे ऊपर और ये मनुस्मृति भी वही चीज़ का हाइलाइट करता है देखिए। ये मुँह वाले थ्योरी जो है मनुस्मृति भी उसी को एकदम टकटकी लगा के वो पूरा लद बिल्कुल ये मुँह वाले सिस्टम जो है, ये गीता जो वेद है, ठीक है? सबसे पहले और सबसे मुँह से आने का कारण और और आप देख सकते हैं इनका 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 जो अब यहाँ से इन लोगों का डिवाइड करने का सिस्टम, ये मुँह वाले सिस्टम से मैंने बनाया है, यहाँ से इन लोगों का खतरनाक खेल अब शुरू होता है दोस्तों। ये जो समाज को बाँटने का काम और बाँटना सिर्फ़ बाँटने वाला नहीं, मैं अब ज़्यादा आप लोगों को वहाँ नहीं ले जाने वाला हूँ, ठीक है? जस्ट यहाँ देखिए, यहाँ ये बर्मा के मुँह, बाहु, ऊरू और पैरों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये उत्पन्न ये वेद का ये और गीता का सिस्टम यहाँ से आया, ठीक है? और उसके बाद देखिए मुँह स अब यहाँ से वो लोग प्योर इम्प्योर थ्योरी एकदम श्रेष्ठता का बोध, ठीक है? जातिवाद का पूरा जड़ यहाँ से इन लोग भरते चला जाएँगे। पूरा रूप में उन लोगों को जातिवादी बनाने का जो कांड है, ये इन लोगों का शास्त्र में ही ये प्रॉब्लम है दोस्तों। शास्त्र इन लोगों को बना देता है कि बिल्कुल रूप में इन लोगों को एकदम निकृष्ट बना देता है। आप लोग चैप्टर नंबर 2 में अगर यहाँ 2 के 91 में जाइए, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इन लोगों को पूर्ण रूप से कंट्रोल करके यहाँ इन लोगों ने लिख दिया है कि हम लोग मुँह से आए हैं, इसीलिए हम हव्य-कव्य के लिए, है ना? वो है ना? हव्य-कव्य के लिए हम लोग यहाँ ठीक है? हुँ। हाँ, इसमें इन क्लियरली लिखा है कि हम लोग मुँह से आए हैं, इसीलिए श्रेष्ठ है, पवित्र है और हव्य-कव्य के लिए भी हमारा अधिकार है, पृथ्वी में जो कुछ भी है सब हमारा है, क्योंकि ये पृथ्वी का वो तो कितना तक लिखा है कि जैसे भगवान मंत्र के अधीन है, मंत्र हम लोगों के अधीन है, इसलिए भगवान से भी ऊपर हम लोग हैं, ये वाले इनका बिल्कुल कहना है दोस्तों। इतना तक इन लोगों ने पेटेंट यहाँ है ना? इतना तक इन लोगों ने पेटेंट करके बैठा है, ठीक है? इसलिए ये ख़ास हो जाता है कि इन लोगों को यहाँ देखिए आप देखिए, यहाँ भी वही खेल है, ठीक है? ब्रह्मा का काम ये ब्रह्मा ने शुद्ध ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग-अलग कर्मों की सृष्टि की,
ठीक है? कर्म किस अलग-अलग कर्म काम का विभाजन हुआ, काम का इन लोगों का देखिए, वेद पढ़ना, पढ़ाना, ये क्षत्रिय का दान देन, है ना? रक्षा करना, वैश्य का, है ना? ये खेती करना, है ना? पशुपालन करना, शूद्र का कर्म, ये लोग लिखता है ये। आनंदित रहते हुए मतलब एकदम आनंदित रहते हुए सेवा करना किसका? तीनों वर्ण का, शूद्र के प्रधान कर्म ये है। अब यहाँ देखिए, जो गीता यहाँ स्पष्ट रूप में इन लोगों को जो जो गीता इन लोगों को प्रोवाइड करता है, वही चीज़ इन लोगों को खतरनाक बना देता है। देखिए यहाँ, यहाँ देखिए, ठीक है? 1 सेकंड, 1 सेकंड यहाँ ये हुआ, ये ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ, बोला ना? देखिए ना, ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ। अब ये खेला मुख, अब यहाँ देखिए, मुख से श्रेष्ठता, सर्वांग में मुख श्रेष्ठ है। अब यहाँ से मुख से श्रेष्ठ है, मुख श्रेष्ठ नाभि, अब नाभि से ऊपर, ये मुख का श्रेष्ठता का इन लोगों का पूर्ण रूप से ये यहाँ ब्राह्मण को ही अपने मुंह से उत्पन्न किया है। इसीलिए वो लोग क्या है, श्रेष्ठ और अधिक श्रेष्ठ है, और से, और ये ब्रह्म ज्ञानी है। मनुष्य में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है? ये ब्रह्म ज्ञानी होने से इस संसार में कुछ भी और है ना, ब्रह्म ज्ञानियों से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये ब्राह्मण श्रेष्ठता का भाव पूर्ण रूप से इन लोगों का अंदर डाल देते। केवल ब्राह्मण की उत्पत्ति धर्म का नित्य देह है। ये पृथ्वी पर जो कुछ भी है, वो सब कुछ ब्राह्मण का है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से कुलीन हुआ, और वो सब धन ग्रहण करने के अधिकारी है। या मुंह का खेल देखिए, मुख से उत्पन्न होने का खेल कितना खतरनाक बना देता है गीता का, और वो वेद का जो जो श्लोक है, वही चीज आप देख सकते हैं दोस्तों। अब ये वाला श्रेष्ठता भाव क्या बना देता है? ये तो हुआ इटियोलॉजी हुआ, ओरिजिन्स का इटियोलॉजी हुआ। अब इसका प्रभाव क्या होता है ये ब्राह्मण और इन लोगों में क्या होता है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का यहाँ देखिए, इनहेलेशन कास्ट का इंग्लिश वॉल्यूम 5 में क्या लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर, यहाँ देखिए। जो महात्मा लोग जो बोलते हैं, व्हाट द महात्मा सिम्स टू मी टू सजेस्ट इन द broadest and simplest form is the Hindu society can be made, है ना? अब इसका मतलब, जैसे वहां जो बताया मैं आपको, उसको समराइज कर दूंगा। गीता का 16, 24, 23, 24 बोलता है शास्त्र विहीन कर्म व्यर्थ है, और गीता का 18, 41 से 44 तक वहां बोलता है वर्ण धर्म मतलब ईश्वर द्वारा निर्धारित किए कर्म है दोस्तों। ये मतलब क्या है कि ये स्वतंत्र, यहाँ स्वतंत्रता सीमित है, जीवन का मार्गदर्शन। ये मतलब जो गीता जो है, ये क्या करता है कि लोगों का स्वतंत्रता एकदम सीमित कर देता है। देखिए यहाँ, वो शास्त्र जो कहेगा उसी में वही करना पड़ेगा। मतलब यहाँ स्वतंत्रता सीमित है, और जीवन का मार्गदर्शन दैवी इच्छा और शास्त्र पर आधारित है। मतलब लोगों का खुद का कुछ भी औकात बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए उसका क्या है, उसका बिल्कुल औकात मतलब शास्त्र जो बोलेगा वही करेगा, और जीवन का मार्गदर्शन दैवी इच्छा और शास्त्र पर आधारित। ये सोच से समाज स्थिर तो रहता है, मतलब ये सोच से क्या होता है, समाज स्थिर रहता है, परंतु आलोचनात्मक प्रश्न और क्रिटिकल थिंकिंग तो जीरो और नागवार बिल्कुल रुक जाता है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग का पूर्ण रूप से उसका गला घोटा जाता है दोस्तों, उसका कोई काम नहीं। वो पूरा पेश, एक तो क्या होता है, व्यक्ति के हक में वो क्रिटिकल थिंकिंग व साइंटिफिक टेम्पर जीरो हो जाता है। कहने का मतलब क्या होता है उसका, देखिए, ये बिलीफ सिस्टम में विश्वास करने वाला एक कठपुतली बन जाता है। वो सिर्फ उसका रिमोट कंट्रोल कहाँ है, वो उसका रिमोट कंट्रोल कंट्रोल सुप्रीम दैत्य के पास है। वो व्यक्ति के हक में वो एक पुतला बन के रह, ऑब्जेक्ट बन के रह जाता है। इसीलिए उसका क्या होता है, इसीलिए दोस्तों उसका ये इसका क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल जीरो में चला जाता है। इसका क्रिटिकल थिंकिंग कुछ भी नहीं होता है, वो डिवाइन विल में आधारित हो जाता है, और उसका
फ्री विल, बिल्कुल फ्री विल कुछ भी नहीं होता है। उसका अथॉरिटी भी नहीं होता है और उसका एजेंसी भी कुछ नहीं होता है। एजेंसी, अथॉरिटी सब डिवाइन विल में आधारित हो जाता है दोस्तों। इसीलिए ये और भयानक कर देता है दोस्तों। अब हम लोगों को जो अब इसका साइड इफेक्ट क्या है तो? जो साइड इफेक्ट क्या है, डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि जो महात्मा लोग बोलते हैं कि है ना, द हिंदू सोसाइटी कैन बी मेड टोलरेबल एंड इवन हाई हैप्पी, मतलब हिंदू सोसाइटी, लोग बोलते रहते हैं आर्य समाजी लोग और हिंदू को रिफॉर्म करने वाला जो जो ऊपर ऊपर से रिफॉर्म करने वाले लोग बोलते रहते हैं कि हिंदू सोसाइटी कैन बी मेड टोलरेबल एंड इवन हैप्पी, मतलब उसको टोलरेबल, क्योंकि ये लोग एकदम धर्म इनटॉलरेबल बना देता है। जैसे इस्लामिक हो चाहे हिंदुइस्ट हो, चाहे जो भी हो, चाहे यहूदिस्ट हो, यो जो रेडिकल फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, ये लोग इनटॉलरेबल होते हैं। और ये एंड एकदम बोलते हैं कि ये लोगों का, महात्मा लोग बोलते हैं टॉलरेबल बना सकते हैं और हैप्पी बना सकते हैं, एंड विदाउट एनी फंडामेंटल चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर। इफ ऑल द ना, जैसे गांधी जी भी बोलते थे क्या, ये महात्मा मतलब गांधी को शटर कर रहे हैं वो लोग। डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि हिंदू सोसाइटी को टोलरेबल बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं। वो कैसे? उसका फंडामेंटल चेंज, मतलब चातुर्वर्ण सिस्टम का जो फंडामेंटल बात है उसका कुछ भी चेंज न करके। इफ ऑल, कैसे? कैसे ऑल द हिंदू कास्ट, है ना, हाई कास्ट हिंदू कैन बी परस्यू टू फॉलो हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, मतलब वो बोलता है कि एकदम हिंदू कास्ट के लोग एकदम हाई हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी को अगर वो लोग धो लेंगे तो इन देयर डीलिंग विद द लो कास्ट हिंदू, मतलब हाई कास्ट हिंदू को लो कास्ट हिंदू के डीलिंग में एकदम हाई मोरल ग्राउंड में होना चाहिए, विदाउट एनी फंडामेंटल चेंज इन स्ट्रक्चर। और डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं आई एम टोटली अपोजिट टू हिज काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, मतलब जो गांधी बोलते हैं मैं इसका बकवास मानता हूँ, क्योंकि इट कैन रेस्पेक्ट आई कैन रेस्पेक्ट दोज ऑफ द हिंदू कास्ट हु ट्राई टू रियलाइज अ हाई सोशल आइडियल ऑफ देयर लाइफ, मतलब जो प्रगतिशील ब्राह्मण लोग अथवा अपर कास्ट लोग बोलते हैं कि थोड़ा चाहे मोरल होना चाहिए, वो ठीक बात है, उसमें उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, बट without such man in India would be able to uglier and or less happy place to live in that in it, मतलब उन लोगों का क्या है, एकदम संख्या कम है उन लोगों, बोलते तो है मगर without such man in India would be uglier and or less happy place to live in that in it, मतलब ये उतना परागाकारी नहीं है, वो बोलने तो बोलते हैं मगर नहीं, but nonetheless, anyone who relies on an attempt to turn the member of the caste Hindu into better man, मतलब यदि कोई आदमी ये जो अपर कास्ट हिंदू को बेटर मैन बनाना चाहता है by improving their personal character is in my judgment wasting his energy and hugging an illusion, मतलब कोई आदमी उन लोगों को एकदम है ना, अच्छा मैं अच्छा आदमी बनाना चाहता है बाय उन लोगों का पर्सनल कैरेक्टर, अगर पर्सनल कैरेक्टर उन लोगों का क्या है, इम्प्रूव करके वो बनाना चाहता है तो वो एनर्जी का वेस्ट है और एकदम भ्रम को गले लगाने के जैसे है, क्योंकि पर्सनल कैरेक्टर पर्सनल कैरेक्टर मेक द मेकर ऑफ आर्मामेंट्स अ गोल्ड मैन के गुड मैन, वो ये पर्सनल कैरेक्टर अगर कैन पर्सनल कैरेक्टर मेक द मेकर ऑफ आर्मामेंट्स अ गुड मैन, के इन लोगों को अच्छा आदमी बना सकता है पर्सनल कैरेक्टर सुधार के, दैट इज अ मैन हु विल सेल्स दैट विल नॉट ब्रस्ट एंड गैस दैट विल नॉट पॉइजन, मतलब वो बहुत ये हिपोक्रेसी मानते हैं, ये विरोधाभासपूर्ण चीज है, ये लोग हो ही ना सकते, क्योंकि इफ इट कैन नॉट, हाउ कैन यू एक्सेप्ट पर्सनल कैरेक्टर टू मेक अ मैन लोडेड विथ अ कॉन्शियसनेस ऑफ कास्ट, मतलब आप ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पर्सनल कैरेक्टर इफ, है ना, इट कैनॉट, हाउ कैन यू एक्सेप्ट अ पर्सनल कैरेक्टर टू मेक अ मैन, मतलब ये पर्सनल कैरेक्टर कैसे इंप्रूव हो सकता है, जबकि वो लोग पहले कॉन्शियसनेस ऑफ कास्ट, मतलब जाति के जो सोच है, चेतना है, उन लोगों के पास इतना जड़ जड़ बन के रहा है, ताकि इसलिए उन लोगों को एक गुड मैन बनाने का
चांस नहीं है और पर्सनल कैरेक्टर वो बदल ही नहीं पाएँगे। अ गुड मैन दैट इज़ अ मैन हू वुड ट्रीट हिज़ फेलो एज़ हिज़ फ्रेंड्स एंड इक्वल्स। मतलब एक गुड मैन मतलब क्या वो लोग अपने दोस्त और आप अपने फ्रेंड्स को वो लोग क्या बराबर के हिसाब से वो लोग ट्रीट कर पाएँगे? है ना? To be a true to himself, you know, he must deal with the with his fellow either as superior or inferior according to as the case may be at any rate। मतलब वो क्यों वो जाति का जो चेतना उतना उतना जहर की तरह रहता है कि वो अपने फेलो लोगों को फ्रेंड्स लोगों को कि ऊपर देखेगा कि नीचे देखेगा, वो वर्णाश्रम का जो लेंस है वहीं से देखेगा और है ना डिफरेंटली फ्रॉम हिज ओन कास्ट फेलो। मतलब वो अपने कास्ट के फेलो से वो ऊपर-नीचे दिखेगा। उसका जो मेजरमेंट स्केल है, वो कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। मतलब ही कैन नेवर बी एक्सपेक्टेड टू डील विथ हिज फेलो एज़ हिज किन्समैन एंड इक्वल्स। मतलब वो इस कारण उस द्वारा जो जो जातीय चेतना के कारण उस द्वारा अपने जो फ्रेंड्स को एज़ अ ब्रदर मतलब किनमैनशिप मतलब जो खून का रिश्ता वाला जो 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 रिश्ता होता है भातृत्व वाला रिश्ता होता है या वो समानता व भातृत्व वाला जो सिस्टम जो जो नज़रिया है उससे वो देख ही नहीं पाएगा, ठीक है? इसलिए वो कभी गुड मैन बन ही नहीं पाएगा। वो वो कैन बी बेटर मैन और वर्स मैन, वर्स हिंदू। ओके, दिस इज़ टू से दैट देयर कैन बी अ बेटर मैन और वर्स हिंदू, बट अ गुड हिंदू देयर कैन नॉट बी। मतलब कि वो अच्छा रहेगा कि वो खराब हिंदू रहेगा मगर गुड हिंदू बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ठीक है? और दिस इज सो नॉट बिकॉज देर इज एनीथिंग रॉन्ग with his personal character, ठीक है? This is so not because there is anything wrong with his personal character. In fact, what is wrong is the entire base of his relationship to his fellowship to his fellows। मतलब उसका पर्सनल कैरेक्टर सिर्फ खराब व्यक्तिगत नहीं है, जो सिस्टम पूरा दाल ही काला नहीं है, पूरा दाल का एक एक दाना काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है भाई। मतलब इंटायर बेस ऑफ रिलेशनशिप मतलब वो जो उस पर्सन टू पर्सन जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो बनता है क्या से सोशल ऑर्डर से, ठीक है? जो सोशल ऑर्डर जो है उसके आधार से क्या बनता है? उसके आधार से ये बनता है उन लोगों का पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप बनता है दोस्तों। इस कारण से क्या होता है कि उन लोगों के पास बीच में वो वाला अच्छा यहाँ देखिए अब मैं अब यहाँ दिखाऊँगा। डॉक्टर अम्बेडकर का द फिलॉसफी हिंदुइज्म में वो बोलते हैं कि द हिंदूज आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड हुज सोशल ऑर्डर मतलब द रिलेशन ऑफ मैन टू मैन इज कॉन्सेक्रेटेड बाय रिलीजन एंड मेड सेक्योर एंड इटर्नल एंड इनवायलेट। मतलब जो सोशल ऑर्डर मतलब रिलेशन ऑफ मैन टू मैन मतलब वो जो डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ बोलना चाहते हैं वही चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? उन लोगों का जो इंटायर बेस ऑफ दिस रिलेशनशिप टू हिज फेलोज मतलब मैन टू मैन रिलेशन जो है वो क्या है वो ही खराब है। इसलिए द बेस्ट ऑफ मैन कैनॉट बी मोरल। मतलब वो आदमी अच्छा जितना अच्छा भी हो मगर वो उतना नैतिक नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सोशल ऑर्डर जो मनुस्मृति में मैंने दिखा दिया आपको उसका श्रेष्ठता भाव है, ठीक है? वो जाति श्रेष्ठता से उसका जातीय वर्चस्व से विशेषाधिकार से प्योर इम्प्योर का जो उसका जहर उसमें डाल दिया है उसी हिसाब से वो अच्छा आदमी बन ही नहीं पाएगा क्योंकि इफ द बेसिस ऑफ रिलेशंस बिटवीन देम एंड देयर फेलो इज फंडामेंटली अ रॉन्ग रिलेशनशिप मतलब उसका बेसिक रिलेशनशिप ही रॉन्ग रिलेशनशिप है। इस कारण वो अच्छा आदमी बन ही नहीं पाएगा। बनने के लिए उसको डिकास्ट करना पड़ेगा, डिकास्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे एंगल्स ने अपने आप को पूंजीपति से अलग किया था और डिक्लास किया था, वैसे ब्राह्मण को भी क्या करना पड़ेगा? डिक्लास करना पड़ेगा। मतलब अ गुड मैन कैनॉट बी मास्टर और मतलब गुड मैन कैनॉट बी मास्टर और मास्टर कैनॉट बी गुड मैन। मतलब जो जो क्या है जो जैसे स्लेव्स और मास्टर का रिलेशन होता है, दास और मालिक। मालिक गुड मैन नहीं हो सकता है
और गुडमैन मालिक नहीं हो सकता है। इसके लिए आप खुद को डिकास्ट एंड डिक्लास करना पड़ेगा। एंड सेम अप्लाइज टू रिलेशन बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट, मतलब हाई कास्ट कैन नॉट बी अ गुडमैन और गुडमैन कैन नॉट बी अ हाई कास्ट, ये आपको जानना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर यहाँ थोड़ा एक और चीज बोलते हैं, इसी को लेके एक एक और टॉन्ट टॉन्ट मारते हैं डॉक्टर अंबेडकर। वो टॉन्ट क्या है? जो अच्छा आदमी बन नहीं पाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डॉक्टर अंबेडकर हम्म, यहाँ बोलते हैं ठीक है, वो यहाँ देखिए आप, यहाँ हम लोगों को यहाँ यहाँ का मतलब क्या है हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, वाई हैव द ब्राह्मण्स नॉट प्रोड्यूस अ बोल्थियर। ठीक है, अब यहाँ इन लोगों को यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हिसाब से वाई हैव द ब्राह्मण्स नॉट प्रोड्यूस बोल्थियर, मतलब ब्राह्मण में बोल्थियर क्यों क्यों जन्म नहीं लेता है? बोल्थियर ब्राह्मण में क्यों नहीं बन पाते हैं ब्राह्मण लोग? अब इसके बारे में अब ये डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, देखिए व्हाई हैव द ब्राह्मण्स नॉट प्रोड्यूस अ बोल्थियर, आंसर बाय बाबा साहब अंबेडकर। वही चीज वो चीज बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सियसनेस ऑफ कास्ट होता है ना। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा एक चीज और बताना चाहता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ठीक है, इसका मतलब थोड़ा मैं पहले ये चीज को बीट मारना चाहता हूँ और उसके बाद आपको आपके पास आऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप देखिए सॉरी, जैसे यहाँ हम्म, जैसे आपको यहाँ यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ यहाँ देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे दूसरे में और बोलते हैं, ये हिंदी वॉल्यूम में डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, ये दरअसल हर आदर्श हिंदू उस चूहे की तरह है जो अपने अपने बिल में घुसा रहता है, मतलब वो एयर टाइट कंपार्टमेंट में रहता है। मतलब एयर टाइट कंपार्टमेंट में रहता है, उसका मतलब क्या है कि जो उन लोगों के पास जो है, ठीक है, जो एक्चुअली जो एयर टाइट कंपार्टमेंट होता है, हाँ, इसीलिए उन लोगों के पास वो वाले अपने अपने चूहे के बिल में वो लोग रहते हैं, ताकि वो लोग दूसरे दूसरे जगह वो जा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि अ, ये है ना, अब इस कारण से आप लोगों को देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि यहाँ देखिए, आपने अपने बिल में घुसा रहता है और दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहते, मतलब हिंदू में उस चेतना, मतलब उस कॉन्शियसनेस का सर्वथा अभाव है जिसमें समाज वैज्ञानिक कहते हैं समग्र समग्र वर्ग की भावना, मतलब कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड की बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर। वो वाले कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड उन लोगों में, समग्रता का भाव, हम सब भाईचारा का भाव उन लोगों में बिल्कुल नहीं होता है, मतलब उनकी चेतना समग्र वर्ग के संबंधित बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, हर एक हिंदू में जो चेतना पाई जाती है वो उसकी अपनी ही जाति, मतलब कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड कास्ट के बात वो उन लोगों में आता है के बारे में होती है। किसी कारण ये कहा जाता है कि इसी कारण, है ना, किसी कारण ये कहा जाता है कि हिंदू लोग अपने समाज या राष्ट्र के बारे में राष्ट्र नहीं बना पाते, मतलब उन लोगों का समग्रता का भाव नहीं होता है, मतलब टोटल सोसाइटी को उठाने का, टोटल राष्ट्र को उठाने का वो वाले भाव उन लोगों में नहीं होता है। जैसे कि उन लोग सिर्फ, जैसे देखिए ना, गरीब लोग मर रहे हैं, मोदी सरकार, आरएसएस, बीजेपी लोग क्या कर रहे हैं, वो उन लोगों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, वो आरक्षण का धज्जियां उड़ा रहे हैं अभी भी। ठीक है, ऐसे ही वो लोग कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, 400 500 करोड़, 1500 करोड़, 1000 करोड़ लगा के कुंभ मेला लगाते हैं, मगर वो गरीब 85% एस सी एस टी ओबीसी के बारे में बिल्कुल वो लोग सोचते नहीं है।
इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को समाज मतलब क्या है? समाज मतलब अपना ही जाति होता है। और राष्ट्र मतलब क्या होता है? राष्ट्र मतलब भी वो हिंदू राष्ट्र के इन लोगों के दिमाग में वो ब्राह्मण वर्चस्व के बाद उन लोगों को दिमाग में होता है। वो वाला समाज मतलब मनुस्मृति वाला समाज वो लोग बनाना चाहते हैं। वो गुरु गोलवलकर भी अपनी किताब बंच ऑफ थर्ड में और सावरकर भी वो हिंदुत्व वाली किताब में वही वही बात लिखते हैं। मतलब उन लोगों में क्या होता है अनेक भा इन लोगों में एक राष्ट्र और एक व्यवस्थित समूह का कांसेप्ट बिल्कुल ही नहीं होता है दोस्तों। ये वाला ये वाला भाव इन लोगों में मतलब कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट और कॉन्शसनेस ऑफ काइंड ये दोनों चीज इन लोगों में कूट-कूट के भरा रहता है दोस्तों। ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? अब ये जानने के बाद क्या चीज़ आपको जानना अब आपको इंटरेस्टिंग मैं अब बता रहा हूँगा। इसमें क्या होता है कि उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि ये कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट एंड कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट एंड कॉन्शसनेस ऑफ काइंड विथ डिवाइन जो डिवाइन विल वाला सिस्टम जो होता है इन लोगों में, ठीक है? इन लोगों में डिवाइन विल वाला सिस्टम इन लोगों को ऑब्जेक्ट बना देता है। ये जा इस कारण से इन लोगों में क्या होता है, अब 2 चीज़ देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ उन लोग वोल्टेयर के बारे में बोलते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है? अब वोल्टेयर क्या करता है कि देखिए, वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी वोल्टेयर हु हैड द इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी टू राइज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ द कैथोलिक चर्च मतलब वोल्टेयर वोल्टेयर क्या होता है कि वो एक्चुअली पादरी का बेटा होता है। कैथोलिक चर्च का जो पादरी है, उसका बेटा वोल्टेयर होता है और वो उसका बाप उसको चर्च का पादरी बनाना चाहता है। वो उसके लिए उसको बाइबल स्कूल में भेज देते हैं। मगर विडंबना क्या होता है वो पढ़ते वो इतना रैशनल हो जाते हैं कि वो पूरा चर्च के विरुद्ध बोलने लगते हैं और पास्टर के सिस्टम के विरुद्ध बोलते हैं और होते होते तो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में रूसो और वोल्टेयर मतलब वो तो पूरा आग का गोला बन जाते हैं वो लोग पूरा तख्ता पलट करने में वोल्टेयर और रूसो का तो बहुत बड़ा रोल जो इंटेलेक्चुअल जो ऑनेस्टी इन लोग में होते हैं तो इमेंसिपेटरी जो आंदोलन है ठीक है उसमें जो इनलाइटमेंट फेज जो होता है फ्रांस रिवॉल्यूशन का उसका वो मेन पिलर बन जाते हैं और वो जो क्लर्जी और जो डेस्पोट का जो रिलेशनशिप होता है उसके विरुद्ध में पूरा का पूरा इन लोग जहर उगलते हैं ऐसा वाले सिस्टम डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि ब्राह्मण ने वैसा वाला वोल्टेयर वाला जो क्रिटिकली कॉन्शियस वाला ठीक है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट वाला क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्रिटिकली ऑनेस्ट वाला क्रिटिकल कॉन्शियस वाला ठीक है जो क्रिटिकली कॉन्शियस ठीक है कास्ट कॉन्शियस ब्राह्मण में होता है और कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड ब्राह्मण में होता है मगर इन लोगों में क्या होता है इन लोगों में क्रिटिकली कॉन्शियस होते हैं मतलब वो वाले सिस्टम इन लोगों में क्यों नहीं होता है ब्राह्मण में और क्यों नहीं होता है उसका रीजन भी डॉक्टर अंबेडकर देते हैं ब्राह्मण में स्कॉलर क्या होता है लॉर्न मैन होता है नॉट अ इंटेलेक्चुअल मैन वो इंटेलेक्चुअल मतलब क्रिटिकल थिंकिंग वाला साइंटिफिक टेम्पर वाला वो वाला स्कॉलर नहीं होता है जैसे नासा में जाते हैं बड़ा-बड़ा कंपनी का सीईओ होते हैं, फिर भी वो जनेऊ धारण करने में वो चूकते नहीं है। क्योंकि उन लोग क्यों चूकते हैं? क्योंकि उन लोगों में कास्ट और क्लास कॉन्शसनेस ज़्यादा होता है। वो वर्ण और जात के कॉन्शसनेस से उन लोगों का ज़्यादा होता है। फार्मर में मीन्स वो लॉन मैन में कास्ट कॉन्शसनेस या क्लास कॉन्शसनेस या वो डॉक्टर अम्बेडकर जो बोलते थे कॉन्शसनेस ऑफ काइंड इन लोगों में ज़्यादा वो नहीं होता है मगर क्या होता है कास्ट कॉन्शसनेस होता है या क्लास कॉन्शसनेस तो होता है एन इज लाइफ टू द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लास मतलब उसका क्या है वो जीवन उसका सिर्फ जाति का इंटरेस्ट से वो सब सब चीज को देखता है मगर द लैटर मीन्स द इंटेलेक्चुअल मैन क्या करता है इमेंसिपेटेड बीइंग मतलब वो स्वतंत्रता के लड़ने के लिए वो स्वतंत्र आदमी है। उसको दिमाग रैशनल माइंड होता है इसलिए वो फ्री टू एक्ट विदाउट बीइंग स्वाइड बाय क्लास कंसिडरेशन वो क्लास और क्लास कास्ट के उसको और जेंडर के उससे बाहर निकल के वो संपूर्ण मानवता के लिए वो लड़ने वाला होता है इसीलिए इट इज बिंग बिकॉज द ब्राह्मण्स हैव बीन ओनली लॉर्न मैन एंड दे हैव नॉट प्रोड्यूस अ वोल्टियर इस कारण ये लॉर्न मैन होते हैं इसलिए वो
क्या बोलते प्रोड्यूस नहीं कर पाते। जैसे यहाँ देखिए, और दूसरा वो दिल व्हाई हैव अ ब्राह्मण नॉट प्रोड्यूस अ वोल्टियर? जैसे सुल्तान मतलब मुल्ला क्या मोहम्मदियन रिलीजन के बारे में लड़ नहीं सकता है, पोप कैथोलिसिज्म के बारे में नहीं लड़ सकता है, इस ऐसे ही ब्राह्मण भी क्या होता है, ब्राह्मण भी एक कास्ट सिस्टम के बारे में ये नहीं लड़ सकता है, क्योंकि व्हाई द ब्राह्मण्स हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस अ वोल्टियर मीन्स वो क्या होता है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट, कास्ट इंटरेस्ट उसको ज्यादा रहता है, इसीलिए वो पर्सन और द क्लास है ना, वो इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन और द क्लास टू which he belongs always act as an internal limitation which regulates the difference direction of his intellect। मतलब जो उसका इंटेलेक्ट का डायरेक्ट करने वाला जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट से गवर्न हो जाता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट से उसका इंटरनल लिमिट्स को उसको लिमिट में डाल देता है, इसलिए वो क्या होता है, वो वोल्टेयर बन नहीं पाता है दोस्तों। ये वाले वो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं। और वो दूसरी चीज क्या बोलते हैं कि जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी होता है उससे उसको बचाने के लिए भी वो किसी भी ये द पावर एंड पोजीशन व्हिच द ब्राह्मण पोजेस इज इंटायरली ड्यू टू द हिंदू सिविलाइजेशन व्हिच व्हिच ट्रीट्स देम एज सुपरमैन। मतलब द पावर एंड पोजीशन मतलब जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी जो है उसका कल्चरल हेजेमनी, उसका जो प्रिविलेज है और उसका कास्ट सुप्रीमेसी है, उससे क्या होता है कि उसको सुपरमैन बना देता है, और उससे और लोअर क्लास से उसका उसका क्या है, पावर पोजीशन और जो स्टेटस है वो उसको बहुत आगे रख देता है। इसीलिए ऑल सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी सो दैट दे मे नेवर राइज द चैलेंज ऑफ द और थ्रेट द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स। इसका मतलब इस कारण वो ये सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण के खिलाफ में वो लड़ नहीं पाएंगे। एज इन नेचुरल एवरी ब्राह्मण इज इंटरेस्टेड इन द मेंटेनेंस ऑफ, यहाँ देखिए वो सब ब्राह्मण इसीलिए क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी को वो बनाने के लिए जान लगा देते हैं। मतलब बोलते हैं एमंग द ब्राह्मण्स वुड बी अ पॉजिटिव डेंजर, है ना, अगर वोल्टेयर जन्म हो गया तो उन समुदाय के लिए, ब्राह्मण समुदाय के लिए वो पॉजिटिव डेंजर हो जाता है, क्योंकि वो कंट्राइव टू मेंटेन ब्राह्मणिकल है ना, डेंजर टू द मेंटेनेंस ऑफ सिविलाइजेशन व्हिच इज कंसिडर कंट्राइव टू मेंटेन ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। मतलब अगर ब्राह्मण वोल्टेयर पैदा करेगा तो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के लिए वो खतरनाक हो जाता है, इसीलिए वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग बिल्कुल वो बोलते पैदा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने अपना सेल्फ इंटरेस्ट के विरुद्ध में उसको लड़ना पड़ेगा, और ब्राह्मणिकल सुपरमेसी, कास्ट प्रिविलेज के विरुद्ध में अपने खुद का विरुद्ध वो लोग लड़ना पड़ेगा, वो उससे उन लोगों से नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उन लोगों में इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग जीरो होता है, क्योंकि वो लॉन मैन होता है, वो फ्री विल, वो फ्री। अब क्यों क्यों नहीं होता है? उसका आंसर फिर देते हैं कौन? उसका आंसर देते हैं, अब आप देख सकते हो, उसका आंसर डोर बहादुर बिस्ट देते हैं दोस्तों। वो उसका आंसर डोर बहादुर बिस्ट कैसे देते हैं वो आपको अब हमको वो आपको दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये क्यों ऐसा होता है, तो अब ये वाला आपको है ना जानना पड़ेगा दोस्तों। ये जैसे वो क्यों खुद खुद के विरुद्ध नहीं लड़ पाते, वोल्टेयर तो पैदा नहीं होता है, ठीक है, वो सुप्रीमेसी के हिसाब से होता है, तो उससे क्या नुकसानी होता है देखिए। ओ, ये वाला इससे पहले मैं अब इसका इलाज के बारे में भी हम लोग बात करना पड़ेगा। इससे पहले इलाज से पहले बात करने से पहले ये जो एजुकेशन की बात होता है, ठीक है। अब एजुकेशन में जैसे यहाँ अब इलाज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये इलाज के बारे में बात करते करते ये डोरवादर बिस्ट और डॉक्टर अम्बेडकर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा हम लोग जान पाएंगे दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि जैसे शिक्षा, अक्सर लोग सोचते हैं कि शिक्षा से लोगों को क्या होता है, कॉन्शियस बना देता है, वो बिल्कुल बात खराब चीज है दोस्तों। वो क्यों नहीं है, वो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं, ठीक है। शिक्षा से क्या जाति का विनाश हो सकता है?
इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। मतलब आज जो शिक्षा दी जाती है, उसका जाति पर कोई असर नहीं होने वाला है, ठीक है? क्योंकि वो लोग ये लर्न मैन तैयार करते हैं, इंटेलेक्चुअल मैन नहीं। वो जिस हालत में वो हो उसी हालत में बनी रहेगा। मतलब ब्राह्मण जाति इसका ज्वलंत उदाहरण है। उसमें उसमें 100% लोग पढ़े होते हैं। मतलब ब्राह्मण जाति में 100% लोग पढ़े होते हैं, बहुसंख्यक लोग उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं, फिर भी इसके बावजूद ब्राह्मण अपनी जाति के खिलाफ नहीं दिखाई देता है, ठीक है? अपनी जाति के खिलाफ नहीं लड़ता है, वोल्टेयर पैदा बिल्कुल नहीं करता है। मतलब वास्तविकता ये है कि उच्च जाति की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए शिक्षा प्राप्त करने से उससे पहले की तुलना में ज़्यादा जाति जाति व्यवस्था बनी रखनी चाहिए, ऐसा अधिक तीव्रता से लगने लगता है। मतलब जो आदमी उच्च शिक्षा ग्रहण करता है ब्राह्मण, उसको लगता है कि जाति व्यवस्था को और मजबूत तरीके से इसको लागू करना चाहिए या और मजबूत होना चाहिए, ऐसा वाला थिंकिंग उसमें आता है। क्यों आता है? क्योंकि शिक्षा से उसे बड़े-बड़े पदों का अधिक मौका देती है। मतलब क्योंकि शिक्षा के कारण बड़ा-बड़ा पदों में मौका उनको मिलता है और वो जाति व्यवस्था के कारण से क्या होता है, उन लोगों को उसका एक वो आरक्षण इंश्योरेंस के हिसाब से, मतलब जो मनुस्मृति जो बोलता है, शिक्षा में उनका पूर्ण रूप से कब्जा है। वो शिक्षा अपॉर्चुनिटी और रोजगारी का भी बड़े-बड़े पदों में जाने का रास्ता भी वही शिक्षा तय करता है। इसीलिए वो जाति व्यवस्था बनाए रखने का वो और घोर समर्थन रहता है। क्योंकि जाति व्यवस्था अगर रहेगा तो निचली जाति वाले एससी, एसटी, ओबीसी लोग क्या होता है, शिक्षा से बाहर हो जाएँगे और ऊँची-ऊँची पदों में पुगने का तो उनका कोई चांस ही नहीं रहता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये अ, ये है ना, जैसे आप लोग, ठीक है? यहाँ देख सकते हैं, देखिए, क्योंकि ये जाति व्यवस्था रहेगा तो ब्राह्मण का शिक्षा में पूर्ण रूप से कब्जा है और ये लोगों को तो यहाँ पहुँचने का चांस ही नहीं, इन्हें पढ़ने का अधिकार ही नहीं रहेगा। अगर मनुस्मृति जैसे ये बीजेपी आरएसएस लोग या नेपाल के जो जो स ब्राह्मणवादी आरएसएस का दलाल लोग हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र आ गया तो इन लोगों की खैर नहीं। हिंदू राष्ट्र में क्या होता है, शिक्षा में इन लोगों का पूर्ण रूप से परिवार नियोजन हो जाएगा और उससे ब्राह्मण राष्ट्र बनेगा तो ब्राह्मण का पूर्ण रूप से शिक्षा में और कब्जा हो जाएगा, तो ऊंचे पदों में पुगने के तो उन लोगों का चांस नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि इस प्रकार देखे जाते हैं कि जाति व्यवस्था को नष्ट करने में शिक्षा उपयुक्त साधन साबित नहीं होता है। मतलब सिर्फ शिक्षा के नाम पर शिक्षा ही देंगे तो ये जाति व्यवस्था को नष्ट नहीं करेगा। मतलब इस शिक्षा का नकारात्मक पहलू है, मगर उसका उलट भारतीय समाज के निचले स्तर के लोगों को शिक्षा दी जाए तो ये शिक्षा जाति व्यवस्था को पिघला देगा। मतलब जो दबे कुचले लोग एससी, एसटी, ओबीसी लोगों का शिक्षा देंगे और उन लोगों को क्रिटिकली कॉन्शियस कैसा शिक्षा देना है? अब यहाँ फिर थोड़ा-सा मैं आपको पाउलो फ्रेरे को यहाँ जोड़ दूँगा। कैसा शिक्षा देना है? वो प्रैग्मैटिक, ठीक है? प्रैग्मैटिक शिक्षा देना है। मतलब प्रोग्राम कंटेंट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो क्रिटिकली कॉन्शियस होना चाहिए, वो पैदा करने वाला। मतलब म्यूचुअल प्रोसेस जो शिक्षा क्या करेगा? ये पेडागोजी ऑफ द ऑपरेशंस वाला है। पेडागोजी ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या है कि ब्राह्मणों को शिक्षा नहीं, वो शिक्षा किस हिसाब से, जो ऑप्रेस्ड सोसाइटी, मतलब जो एससी, एसटी, ओबीसी है साउथ एशिया में, उनके नज़रिए से उनको क्रिटिकली कॉन्शियस बनाने वाला वो वाला शिक्षा होना चाहिए। मतलब पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड होना चाहिए। उसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम पोजिंग कांसेप्ट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। वो क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेशन पैदा करता है। मतलब उन लोगों का मुक्ति का मार्ग वो वाली शिक्षा पैदा करेगा जो प्रॉब्लम पोजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन रहेगा। वही उसको म्यूचुअल प्रोसेस होगा, एजुकेशन होगा, वही इसको प्योर एजुकेशन होगा। मतलब वो इंडोक्ट्रिनेटेड, वो बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जो जो हिसाब से जो ऑपरेस ऑपरेसर लोग ऑपरेसर लोग, जो शोषक लोग शोषित को बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, गुरुकुल वाला सिस्टम या मदरसा वाला सिस्टम या बाइबल स्कूल वाले सिस्टम में जो डालते हैं, वो
वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन है। उससे लोगों का भला होने वाला नहीं है। इसीलिए प्रीसपोज़िशन इट्स है ना? क्रिटिक क्या है? द कांसेप्ट ऑफ एजुकेशन, दो प्रॉब्लम पोजिंग कांसेप्ट ऑफ एजुकेशन को अपनाना पड़ेगा। ये तो हुआ, ये क्या करना है? उस मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए? मेथोडोलॉजी डायलॉजिक होना चाहिए। डायलॉजी का मतलब क्या होता है? वो एसेंस ऑफ एजुकेशन होता है, जो प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, ओके, डायलॉग, उसके बाद वो क्या करेगा? ह्यूमन वर्ल्ड रिलेशनशिप, मतलब पूर्ण रूप में वो मानवीय बना देता है उन लोगों को। मतलब डिह्यूमनाइजेशन से ह्यूमनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। ऑब्जेक्ट से वो वो सब्जेक्ट बनेगा। वो लर्न मैन से वो इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट मैन बनेगा। और वो कैसे बनेगा? उसको क्रिटिकली कॉन्शियस बनाना पड़ेगा। वो क्रिटिकली कॉन्शियस रहेगा तो वो प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम का बात करेगा। वो जनरेटिव थीम्स उसका रहेगा, ठीक है? वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बात करेगा, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ जनरेटिव थीम का बात करेगा। और उसको वो प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम का बात करेगा। डायलॉग का बात करेगा। वो हिसाब से उसको क्या होता है, वो उसमें एजुकेशन क्या होता है कि वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात करेंगे। वो उसमें म्यूचुअल प्रोसेस की बात करते हैं। उसमें ओल्ड मेडिएट होता है। इसमें पीपल इज अनकंप्लीट बीइंग, मतलब वो एब्सोल्यूट जीरो जैसे बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन मानता है, वो ऐसा नहीं होता है। वो अनकंप्लीट बीइंग होता है। उसको कॉन्शियस करके उसको इनकम्प्लीट से अटेम्प्ट टू बी मोर फुल्ली मैन, मतलब इनकम्प्लीट से फुल मैन बनाने का वो प्रोसेस रहता है। ये वाला क्रिटिकल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। मतलब अब डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, ठीक है? सॉरी, है ना? अब इसी में क्या बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर? यहाँ देखिए, डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि अब इसी को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। निचले स्तर के लोगों को शिक्षा दी जाए, मतलब वो एक क्रिटिकल पेडागोजी की बात करते हैं। अगर वो निचले स्तर के लोगों को शिक्षा दी जाए, वह क्रिटिकली कॉन्शियस वाला जो जो डायलॉजी वाला सिस्टम से, जो प्रॉब्लम पोजिंग सिस्टम से जो उन लोगों का वो दिया जाए, तो ये शिक्षा जाति व्यवस्था को पिघला देगा और शिक्षा में उनके विद्रोह की भावना जागेगी और वर्तमान स्थिति में उनके अज्ञा वो उनके विद्रोह की भावना जागेगा, क्योंकि वो क्रिटिकली कॉन्शियस होता है, ठीक है? क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को उसका श्रेय वो पाउलो फेरी को जाता है, ठीक है? वो नियो मार्क्सिस्ट है और ह्यूमनिस्ट भी है। और थोड़ा उन लोगों को पहले चर्च का भी थोड़ा प्रभाव था, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक व्यू से वो मार्क्सिस्ट को भी ह्यूमनिस्ट में मिक्स कर देते हैं, तो वो अलग फेवर निकल के आया है। वही क्रिटिकल पेडागोजी है, ठीक है? अब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि वर्तमान स्थिति में उनका क्या है, अज्ञानता का कारण जाति व्यवस्था को वो लोग समर्थन करते हैं। मतलब दलित लोग ही अभी एससी एसटी ओबीसी जाति व्यवस्था को बनाए रखने में लगे रखे हैं, क्योंकि अज्ञानता है। और उनका इसीलिए वो लोग कावड़ धोने जाते, हिंदू मुस्लिम के दंगे में ज्यादा फंस जाते, क्योंकि उन लोगों में अज्ञानता है। इसीलिए एक बार उनकी आंखें खुल जाए तो जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए वो कटिबद्ध हो जाएंगे। वो इस ये हिसाब से बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान नीति का प्रमुख दोष ये है कि बड़े पैमाने पर शिक्षा दी जाने के बावजूद भी भारतीय समाज में जिन्हें उनकी असली ज़रूरत है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल मिल पाए। मतलब बड़े पैमाने पे शिक्षा की बात तो करते हैं, मगर जिनको जिनको शिक्षा देने का बात होता है, वो शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं भाई। क्योंकि जिन लोगों का स्वार्थ जाति व्यवस्था के कारण साध्य होता है, उसी स्तर के लोगों को अगर आप शिक्षा मुहैया कराते हैं, तो जाति व्यवस्था और मजबूत होता है। मतलब जिन लोगों जो सामंती लोग हैं, वर्ण व्यवस्था के ऊँचे लोग, जनेऊधारी लोग हैं, उन लोगों को ये शिक्षा मुहैया कराया जा रहा है। इसीलिए वो जाति व्यवस्था वो तोड़ने के बजाय वो कायम करने में वो लोग लगे हैं। इसीलिए वो जाति व्यवस्था मजबूत हो रहा है। इसीलिए निम्न स्तर के लोग जो जाति व्यवस्था के उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उन्हें अगर शिक्षा दी जाए तो निश्चित तौर पर जाति व्यवस्था ध्वस्त होगी। मतलब उसके अलावा जो पाउली फेरी बोल के हिसाब वही हिसाब से जो पेडागोजी है, जो ऑप्रेस्ड को हिसाब से
क्रिटिकली कॉन्शियस बना के उन लोगों को शिक्षा दी जाए, तो जाति व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था। ये वाला क्या होना चाहिए? बिल्कुल ये वाला होना चाहिए। अगर जाति व्यवस्था कायम रखना चाहने वाले को शिक्षा देने के कारण भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य खतरनाक है। इसीलिए जो जाति व्यवस्था टिकाना चाहते हैं, सिर्फ़ उन लोगों को शिक्षा दी जा रही है। इसीलिए आजकल भी देख सकते हैं आप लोग, जीएनयू जैसे जेएनयू, डीएनए, डीयू, इन लोगों में सरकारी शिक्षा महँगा बना दिया गया है, प्राइवेटाइज़ेशन कर दिया गया है शिक्षा का, ठीक है? इसलिए क्या है, गरीब के बच्चे फेलोशिप नहीं पा रहे हैं, स्कॉलरशिप उन लोगों को मुहैया नहीं करा रहे। अगर और जेएनयू जैसे संस्थानों को बदनाम करने में ये लोग दिन-रात लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकारी शिक्षा को ध्वस्त करना है। सरकारी शिक्षा का ध्वस्त करने का मतलब क्या है? तो गरीब एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे को वहाँ पहुँचाना ही नहीं है, और वहाँ वो लोग नहीं पहुँचेंगे तो जो लोगों के पास जाति व्यवस्था टिकाने का जो लोगों के पास पहले से ही वो प्रिविलेज मेरिटोक्रेसी है, उन्हीं लोगों को शिक्षा मुहैया करे जाए तो जाति व्यवस्था और मजबूत हो जाएगा। तो उससे भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य उज्जवल नहीं है, और ये भारतीय प्रजातंत्र इससे संकट में डाला जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में ये बात बोल रहे थे। आज वही जो मोदी सरकार और आरएसएस का जो विज़न है, वो वही चीज़ वो लोग करा रहे हैं दोस्तों। ये वाला आप देख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए अब क्या करना है? ये भी तो हम लोगों को देखना पड़ेगा दोस्तों। और ठीक है, और क्या अब ये चीज़ हुआ, ठीक है? और इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अब ये चीज़ क्या दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये जो सिस्टम है, आप देख सकते हैं, ठीक है? जो ये सिस्टम है, हाँ, ये वाला, ठीक है? जो ये सिस्टम आप लोग देख रहे हो, जो डिवाइन विल और फ्री विल वाला जो सिस्टम है, इससे समाज में क्या असर पड़ता है देखिए। इससे समाज में क्या असर पड़ता है, तो ये डिवाइन विल और फ्री विल जो सिस्टम है, इससे एक्चुअली अचीवमेंट मोटिवेशन में बहुत बड़ा फ़र्क आता है दोस्तों देखिए। यहाँ देखिए, अचीवमेंट मोटिवेशन मतलब जो डिवाइन विल है वो उससे फैटलिज़्म जो भाग्यवादी सिस्टम है, उसको उसको अभिप्रेरित होता है। तो इससे फैटलिज़्म से क्या होता है? प्रॉब्लम पोजिंग मतलब अफेक्ट्स पर्पसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब इससे प्रॉब्लम और गोल अचीवमेंट बिहेवियर में ये इसको बिल्कुल असर करेगा दोस्तों। ये वाला ये डोरवाद्र बिस्ट जी बोलते हैं। इससे क्यों ऐसा होता है? आप देख सकते हैं। वो बोलते हैं कि इफ द कोर्स ऑफ इवेंट इज ऑलरेडी डिटरमिन्ड मतलब प्री डिटरमिन है, तो इट मेक्स अ लिटिल सेंस ऑफ अटेम्प्ट टू इंडिपेंडेंटली इन्फ्लुएंस देयर आउटकम, मतलब ये फिर आदमी दूसरी बार क्या करता है? दूसरी बार वो उसमें अटेम्प्ट करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि प्री डिटरमिन है, भगवान ने जो बनाया है इसीलिए, भाग्य में जो है इसीलिए यही मिल गया, तो वो स्वीकार लेता है, ठीक है? यही तो डॉक्टर अम्बेडकर भी बोल रहे हैं ना, ठीक है? यही तो डॉक्टर अम्बेडकर भी यहाँ यहाँ बोल रहे हैं, देखिए ना, ये हू वांट्स टू बी मेक बुद्धिज़्म, एक सेकंड, ठीक है? अ, अ, ये ये सिंपली फॉरेस्ट टू मेक टॉक अबाउट द मुझे डॉक्टर एक सेकेंड एक इससे क्या होता है कि पैसिविटी बढ़ जाता है, क्या डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। वांट टू मेक बुद्धिज्म में अकिन टू हिंदुइज्म हु डिड नॉट नो टू यो देखिए, the only purpose one can think is to of is to enable the society to uh, the state or the society to escape responsibility for the condition of the poor and the लोली, मतलब जो गरीबी है और जो दयनीय स्थिति है उससे वो इसके उसको बदलने का जो ख्वाब है, उससे न करके वो खुद क्या होता है कि वो एस्केप करने का उसका इरादा होता है, क्योंकि वो भाग्य प्री डिटरमिन है, तो प्री डिटरमिनिज्म होने के कारण से उसको बदलने का वो
वो चाहना नहीं करता है। इससे क्या होता है कि पर्सनल इफोर्ट जो है माइट हैव सम लॉन्ग है ना, सम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, बट ओनली इट हैज सम रेजोनेंस और सुपरनेचुरल लेबर एंड ओनली विद इन पैरामीटर सेट बाय अ सुपरनेचुरल डिक्रीज। मतलब जो सुपरनेचुरल जो डिवाइन लॉ है वही सब चीज डिफाइन करेगा, तो लोगों को क्या होता है काम करने में बिल्कुल उसका उसका भाग्य बदल सकते हैं। वो जो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी वाला कारण, वही चीज असफल होने का कारण होता है, वो कारण को ढूंढो बदलो। चार और ये सत्य वाला जो सिस्टम है, जो दुख है दुख का कारण है, कारण का निवारण है, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग में जाओ। ये वाला जो जो उसका गट से वो फ्री विल में जाता है, उससे ना हो कि क्या होता है कि जब वो डिवाइन विल में जाता है तो उसमें प्योरली क्या होता है, पेसिविटी उसमें ज्यादा हावी हो जाता है दोस्तों। वो पेसिविटी ज्यादा हावी होने के कारण से वो उससे बदलने का इरादा नहीं कर पाएगा। क्यों? ठीक है, उससे क्या होता है, अब ये जैसे मनुस्मृति का एग्जांपल देते हैं, और एजुकेशन का बात, अब यहाँ भी एजुकेशन का बात होता है। ब्रॉडवादर बीस्ट भी वही डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, वो भी करते हैं कि एजुकेशन इज नॉट लुक्ड अपॉन एज एन एक्ट ऑफ अक्वायरिंग इंटेलेक्चुअल पावर और टेक्निकल स्किल, बट इट इज अनदर फॉर्म ऑफ रिचुअल बिहेवियर। मतलब जो एजुकेशन जो है, जो एक्ट ऑफ अक्वायरिंग इंटेलेक्चुअल पावर, जो लर्न बिहेवियर या इंटेलेक्चुअल पावर या टेक्निकल स्किल, सिर्फ वही चीज अक्वायर करने का चीज नहीं है। एजुकेशन से क्या होता है, जो उसका पर्सनल बिहेवियर, जो 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 डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं, वैसे रिचुअलिस्टिक बिहेवियर भी उसको डिसाइड करता है। वन बीइंग एजुकेटेड, जब एजुकेटेड होता है कोई आदमी, तो ओल्ड व्यू ऑफ सम स्टूडेंट्स में भी मॉडिफाइड। मतलब वो क्या होता है, जो जो डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे बोलते के केस में, वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होने का चांस रहता है। मतलब उसका दिमाग का ढक्कन खोलने का चांस होता है। तो ओल्ड व्यू ऑफ सम स्टूडेंट्स में बी मॉडिफाइड एंड एक्यूकल्चराइजेशन में सपोर्ट द, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर को भी वो थोड़ा वो उसको ग्रैब कर लेता है, अप्रोप्रिएशन कर सकता है। मतलब उसमें डेवलपमेंट ऑफ जेन्युइनली इंस्ट्रूमेंटल आइडियाज, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव आइडियाज, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज हुआ, इम्पेरिकल थिंग्स हुआ उससे प्रैग्मेटिक थिंग्स वो उसमें आ जाता है, तो इंस्ट्रूमेंटल आइडियाज उसमें आ सकता है। बट दिस इज नॉट द कॉमन रेस्पॉन्स टू एजुकेटेड इन नेपाल। मतलब नेपाल में हुआ हिंदू सोसाइटी में ये कॉमन रेस्पॉन्स ऑफ टू एजुकेशन ये नहीं होता है। मतलब रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ एजुकेशन अटेंड, मतलब जो एजुकेशन उसमें होता है फिर भी वो फैटलिस्टिक हायरार्की आइडियाज में उसमें रहता है। उससे वो उसको उससे चीर नहीं पाते। मतलब वो लर्न बिहेवियर में वो आ जाता है। उसको इंटेलेक्चुअल, जैसे वोल्टेयर के केस में जैसे आप देख सकते हो, उसको लर्न लर्न मैन बनता है, मतलब इंटेलेक्ट मैन नहीं बनता, नहीं बन पाता है। मतलब रिमेन द कोर दैट डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब वो फैटलिस्टिक बिहेवियर, जो फैटलिस्टिक हायरार्की आइडियाज या वो जो ब्राह्मणिकल वैल्यू सिस्टम ही उसको कोर आइडिया में उसको बिहेवियर उसका कंट्रोल कर लेता है। मतलब उस जैसे भागवत गीता में क्या है, हम लोगों ने देखा है, फ्री वन सेल्फ फ्रॉम डिजायर पर्पज एंड एनी इंस्ट्रूमेंटल एक्शन। आप देख सकते हैं यही चीज तो बोल रहा है, कर्म कर ज्ञान निष्ठा में उस तेरा अधिकार नहीं है, कर्म फल में इच्छा न कर। ये ठीक है, ये यही सिस्टम डोरवादर बिस्ट जी भी यही बोल रहे हैं। जैसे वो गीता क्या बोल रहा है, डिजायर पर्पज एंड एनी इंस्ट्रूमेंटल एक्शन के उसका हकदार नहीं है। उसको सब चीज वो फ्री वन सेल्फ, मतलब वो सब डिवाइन विल में आधारित होना चाहिए। ये ऑल हाई कास्ट हिंदू का एक कंसेप्ट होता है। इसीलिए वो गौरवादर बिस्ट जी बोलते हैं कि इसीलिए उन लोगों में क्या होता है, आइडियोलॉजिकली फैटिलिस्टिक इन्वायरमेंट इन लोगों में हावी होता है। मतलब हिंदू हाई कास्ट सोसाइटी टेन टू लुक सच एज मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म क्या है, आइडियोलॉजिकली फैटलिस्टिक इन्वायरमेंट में वो लोग होता है। इसीलिए इन लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क इज क्वाइट डिफरेंट रहता है। मतलब इन लोग का जो एटीट्यूड, जो अचीवमेंट मोटिवेशन या वर्क इथिक्स इन लोगों का क्या होता है, टोटली फैटलिस्टिक होता है।
इसके बदले में डोरवादर बिश जी बोलते हैं कि जापानीज लोग में कंपेयर टू जापानीज सोर्स ऑफ मोटिवेशन विथ दैट ऑफ द वेस्टर्न क्रिश्चियन, वो जो पश्चिमा क्रिश्चियन और जापानीज दोनों का सेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है, उसके बारे में वो क्या है सोर्स ऑफ मोटिवेशन कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने में क्या बोलते हैं कि वो सेंस ऑफ गिल्टीनेस टू द क्रिश्चियन, मतलब वो खुद को गिल्टी फील करता है, मेरे कारण से मैं ये हारा हूँ, वो सेंटर में खुद होता है। जैसे आप देखते हैं ये क्या बोलता है, ये देखिए, तू तेरा औकात कुछ नहीं है, तू तेरा तुझे, ठीक है, वो तू कुछ कुछ भी नहीं कर पाएगा बेटा, तेरा औकात कुछ नहीं है, ये बोल रहा है। मतलब वो सब डिवाइन विल की बात करता है। देखिए यहाँ भी वही हाल है, ठीक है, वो तेरा कुछ नहीं है, सब मेरा मैं बनाया हूँ, मैं जो करूंगा तो वही तेरा है भाई, तुझे कुछ भी करना, ये मुझ ईश्वर द्वारा रचा गया है, तेरा औकात कुछ भी नहीं है भाई, तेरा गुण उन सब मैं डाल दिया हूँ, सत्व रजो तम वो जन्म से मैं डाल दिया हूँ, वही तेरा डिसाइड करेगा बेटा, तेरा कुछ भी नहीं है बेटा, तू गड़बड़ करेगा तो मर जाएगा, तू पाप है नहीं पुण्य है नहीं में बढ़ गया, तू तेरा औकात कुछ नहीं है। वो ऐसे वाला, वो व्यक्ति को कुछ महत्व ही नहीं देता है, ठीक है, वैसे वाला सिस्टम में इन लोग डाल देते हैं कि तेरा कुछ भी औकात नहीं है, शास्त्र ही सब है और मैं भगवान ही सब हूँ, तेरा कुछ भी औकात नहीं है, ये वाला सिस्टम में डाल देते हैं। तो डोरवादर बिस्त्री क्या बोलते हैं कि उससे क्या होता है, मगर क्रिश्चियनिटी में, वेस्टर्न क्रिश्चियन में सेंस ऑफ गिल्टी होता है, जैसे वो चर्च में बोलता है ना, वो जो प्रे करते हैं कि ओ परमेश्वर मैं ये किया वो किया, वो सेंस ऑफ गिल्टी फील करते हैं कि मुझे अब ये मौका दो, फिर मैं ये नहीं करूंगा, ये वाला सेंस ऑफ गिल्टीनेस क्रिश्चियनिटी में है। और सेंस ऑफ सेम, मतलब वो जो कॉज एंड इफेक्ट वाला थ्योरी जो, जिसे जापानीज लोग बुद्धिस्ट अक्सर होते हैं, तो उन लोगों में क्या बुद्धिज्म में क्या होता है, वो सेंस ऑफ सेम, मतलब कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, वही चार आर्य सत्य वाला, वो वाला सिस्टम होता है। मतलब दुख, मैं हार गया, क्यों हारा, ये तो कारण है, कारण क्या है, इसको निवारण कर सकते हैं, क्या करे, अष्टांग मार्ग करो, 10 पारमिता में जाओ, ये वाला उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर होता है। इसीलिए उन लोगों में क्या होता है, वो किथिक्स और अचीवमेंट मोटिवेशन नेपाली या हिंदू एटीट्यूड ऑफ डेवलपमेंट से ज्यादा रहता है। और डोरवादर बिस्ट और एक चीज बोलते हैं कि हिंदू सिस्टम में स्ट्रेटिफाइड और फैटलिस्टिक सिस्टम, वन हैज टू एंगेज इन एक्टिविटीज, ये चीज होता है, इसीलिए एक्शंस हैव टू बी विदाउट डिजायर विदाउट गोल होता है, क्योंकि वो डिवाइन रोल आधारित होता है। उसको एक ये चीज होता है। दूसरा, वो बोलते हैं मैट्रिक वर्ल्ड वर्ल्ड इज माया एंड इल्यूजन, मतलब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाला इन लोगों का खेल रहता है। इसीलिए क्या होता है, वो मैटेरियल वर्ल्ड को कुछ नहीं समझते हैं, इसीलिए इल्यूजन समझते हैं, और ब्रह्म जो है नहीं उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, जो मैटेरियल वर्ल्ड जहां जी रहे उसको कुछ अधिकार कुछ सोचते नहीं है। इसीलिए वो लोग पोर एंड सफरिंग होते भी वो सोचते हैं कि भगवान ही सब चीज करेगा, इसीलिए वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। और तीसरे कारण देते हैं, सांख्य दर्शन में भी क्या बोलते हैं कि वो भी बोलता है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पेनफुल, सब चीज जो मेटेरियल वर्ल्ड है वो सब वो पेनफुल होता है। ऑल प्लीजर इज एक्मेंट बाय द फियर ऑफ लूजिंग इट, मतलब वो जो है, वो भी जो बचा खुचा है उसको घूमने की, जो पीर जो उसको मन में उसका जो डर होता है, उसी से उसका उसका दुख, उसका उसका दर्द रहता है, ठीक है, डर की वजह से उसका दर्द रहता है, और उसी से वो क्या होता है, ऑल मेटेरियल थिंग्स एज दे ओनली परपेचुएट पेन, सब वो जो मेटेरियल थिंग्स है वो पेन का बार बार क्या है, दर्द देता है, इसलिए वो उसको दुख होता है, इसलिए उसको वो बोलते हैं कि दे मस्ट एबंडन ऑल मेटेरियली पर्पसफुल सेल्फ ग्रेटिफाइंग एक्शन इन फेवर ऑफ सेल्फ नेगेशन, उसको सेल्फ नेगेशन करना पड़ेगा, उस इगोटिज्म को ध्वस्त करना पड़ेगा, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, मतलब ध्यान करो सबको ठीक हो जाए, ये वाला इनका सिस्टम होता है, कुछ नहीं, इसीलिए वो लोगों का क्या होता है, वैराग्य में चला जाते हैं। और इन लोगों का और एक सिस्टम होता है कि जो काम करता है वो पेन फील करता है, और जो काम नहीं करता है वो सुख महसूस करता है, मतलब एट अ पॉपुलर लेवल इवन एमोंगेस्ट illiterate पीपल एनी काइंड ऑफ वर्क इज इक्वेटेड विथ पेन, मतलब उन्हें कोई भी आदमी ज्यादा काम करेगा तो वो दुखी फील करता है, मतलब एंड पीपल कंसिडर इट
एन एक्ट ऑफ विज़डम टू अवॉइड वर्क, मतलब जो काम नहीं करेगा, काम को जो काम जो एक्ट ऑफ टू अवॉइड वर्क मतलब जैसे सन्यासी बनेगा, ठीक है? वो धार्मिक पंडा पुरोहित बनेगा, वो घर छोड़ के जाएगा, सन्यासी बनेगा तो वो उसको क्या बोलेंगे, वो सुख प्राप्ति करने का मार्ग बोलते हैं, वो मेडिटेशन का मार्ग, मतलब द ऑपोजिट ऑफ दुःख इज सुख, ब्लाइस्ट व्हिच मीन्स लिविंग विदाउट हैविंग नो वर्क। पीपल हु कैनॉट लाइव विदाउट हैविंग टू वर्क आर कंसिडर अनफॉर्चुनेट, बने कंसिडर फॉर्चुनेट, मतलब जो आदमी काम करके बस वो परजीवी लोग ठस ठस के खाते हैं, उसको क्या होते हैं, फॉर्चून, मतलब भाग्यवान। मतलब क्या हिंदू फैटलिस्टिक सिस्टम में क्या होता है, जो श्रम करेगा उसको भी घृणा करो, श्रमिक को भी घृणा करो, श्रम को भी घृणा करो, और जो जो श्रम नहीं करेगा और श्रम से दूर रहेगा उसको, वो अपने आप को वो फॉर्चून मतलब भाग्य, एकदम भाग्यवादी मानेगा और एकदम अच्छा फॉर्चून वाला मानेगा। इसीलिए इन लोगों का बर्बाद होना तय है। सिस्टम डिवाइन रूल्स वाला जो सिस्टम है, इन लोगों को इसलिए बर्बाद करके रखता है। देखिए, इसीलिए इन लोगों को क्या होता है, जो डिवाइन विल वाला सिस्टम जो है, वो मेटेरियल वर्ल्ड को कुछ नहीं समझता है। शंकर भी वही बोलता है शैविज्म में, ब्रह्म क्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाला बात करता है। सो सांख्य दर्शन भी वही बोलता है, उस ये दुनिया का मटेरियल वर्ल्ड सब चीज पेनफुल होता है। और दूसरी चीज बोलता है फैटलिस्टिक में, गीता तो बोलता है कि कुछ काम ही ना करो, मेरे मेरे हिसाब से करो, मटेरियल वर्ल्ड का काम ही ना करो, ठीक है? ये और कुछ फल का आस ही ना करो। ये वाले सिस्टम में ये लोग ये कैसे प्रगति कर पाएंगे? ये प्रगति करने का तो चांस ही नहीं रहता है कि नहीं? प्रगति करने के लिए तो उन लोगों को तो करना पड़ेगा ना भाई। इसीलिए आप लोगों को अब एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। अब करना क्या है, ठीक है? ये तो हुआ, ये तो हो गया, ठीक है? अब करना क्या है, तो अब इसके लिए हम लोगों को एक्चुअली क्या करना है? तो करना है डॉक्टर, अब बुद्ध, अब हम लोग जाएंगे बुद्ध के में जाएंगे, बुद्ध के शरण में। बुद्ध क्या बोलते हैं, ठीक है? अब आप लोग देख कलाम सुत्ता, ये किताब में डॉक्टर क्या, ये बुद्ध के, ये त्रिपिटक के कलाम सूत्र से लिया हूँ। और इसमें देखिए कलाम सूत्र अंगुत्तर निकाय का एक ब्रांच है, उसी से मैंने ये लिया है। अब बुद्ध बोलते हैं, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब हमको रैशनल कैसे बनना है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला कैसे बनना है, साइंटिफिक टेम्पर वाला कैसे बनना है, उसके लिए बुद्ध बोलते हैं कलाम सूत्र में। देखिए, देखिए आप लोग स्पष्ट रूप में बुद्ध के कलाम सूत्र के क्लियर पिक्चर यहाँ हम लोग, यहाँ आप देख सकते हो। देखिए इसमें कलाम सूत्र में, अब बुद्ध क्या बोलते हैं कि, देखिए क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लोगों को एक बार ये देखना अब आपने ये तो देख लिया दोस्तों, ठीक है? अगर ये यहाँ आप लोग देखिए, अगर ये डिवाइन विल ऐसा ही रहा, तो हम लोग ऐसे ही ढोंगी समाज बनेगा, अंधविश्वास बनेगा, भाग्यवादी बनेगा, स्वर्ग नर्क का बात करने वाला बनेगा। बच्चा में ही वो ऐसे ही नर्क में, वो ऐसे ही पाखंड में फंस जाएगा। और हमारे समाज जो है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ का उद्योगपति लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, मगर ये रिसर्च में बिल्कुल लगाने नहीं करते हैं। ये यूरोपियन मॉडल का, चाइना का, यूरोप का, सबका डंपिंग साइड है। ये कंज्यूम करते हैं सिर्फ, ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। ये हजारों साल का शिक्षा का जो इन लोगों को प्रिविलेज है, फिर भी एक भी इन लोगों का आविष्कार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोग डिवाइन विल में आधारित काम करते हैं। इन लोग फैटलिस्टिक बिहेवियर इन लोगों का है, ठीक है? समाज मटेरियल मटेरियल वर्ल्ड से इन लोगों का लेना देना कुछ भी नहीं है। तो ये लोग कैसे प्रगति कर पाएंगे भाई? ये without critical thinking can South Asia progress or survive? It is not possible. आलोचनात्मक सोच के बिना क्या दक्षिण एशिया बच पाएगा?
अब के एआई के ज़माने में, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नॉलेज मिलते हैं, लोग रील देखने का ज़माना है। अब इन लोगों के पास कुछ भी टॉलरेंस नहीं है, तो ऐसे समाज बन पाएगा? रिसर्च में ज़ीरो है लगानी, ठीक है, प्रोडक्शन में नहीं है, तो कैसे होगा? इसीलिए फ्री विल आवश्यक है दोस्तों। फ्री विल आवश्यक, फ्री विल कैसे हो सकता है? अब आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है? अब यहाँ यहाँ आप लोग वो देख सकते हैं ये कलाम सुत्ता जो है, ठीक है? यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये कलाम सुत्ता आप लोगों का ये चीज़ को, है ना? ये वाला यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। ये कलाम सुत्ता जो है, आप लोगों को गाइड करेगा दोस्तों। मतलब कहने का मतलब क्या है? जो जो बुद्ध का जो डिवाइन विल है, बुद्ध का जैसे कार्यकारक सिद्धांत है, चार आर्य सत्य है, ठीक है? उसके बाद उस उनका लॉ ऑफ इम्परमानेंस है, ठीक है? लॉ और 10 पारमिता है, पंचशील भी है, उनका बहुत चीज है, वो विजडम और करुणा का बात करते हैं, फ्री विल का बात करते हैं दोस्तों। वही चीज आज के जमाने में आगे लेने का जरिया बनेगा दोस्तों। नहीं तो ये बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बनेगा दोस्तों, क्योंकि विदाउट बुद्धिज्म या विदाउट, है ना, बुद्ध का जो फिलॉसफी, बुद्ध को एज अ फिलोसोफर के रूप में लीजिए, और बुद्ध को बिल्कुल एक फिलोसोफर के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, ये सोसाइटी सरवाइव कर पाएगा। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल दोस्तों। जैसे कलाम सूत्र में क्या बोलता है बुद्धा, है ना? जैसे देखिए ये कलाम सूत्र जो है, इसमें स्पष्ट रूप में बुद्धा बोलते हैं कि देखिए, इसमें उनका कहना है, इस पर डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग, कोई भी चीज में आप विश्वास मत करो, सिंपली बिकॉज यू हैव हर्ड इट, आपको कोई बोला है, मैंने सुना था, यहाँ पर वो बोले, मीडिया में बोले थे या सोशल मीडिया में देखे थे, या मैंने सुना था, ये हिसाब से किसी को भी विश्वास मत करो। और दूसरे बोलते डू नॉट बिलीव इन ट्रेडिशंस व्हिच दे हैव बीन हैंडेड डाउन फॉर मेनी जनरेशंस, मतलब कोई बोलते हैं कि ये तो हमारा परंपरा है भाई, पुश्तों पुश्ता से आया है, इसलिए हम तो ये तो मानते हैं। और कोई बोलते हैं ये तो बहुत पूरा पुश्तों नहीं आया है, ये चलन है, पुश्तों पुश्ता से ये मानते आए हैं, इसलिए हम लोग मानेंगे, ये बोलते हैं। अक्सर आदिवासी लोग में ये चीज होता है, ठीक है? वो चीज़ भी नहीं करना है दोस्तों, या ब्राह्मणवादी लोग, अक्सर लोगों में होता है कि ट्रेडिशन ये पुश्तों-पुश्ता चले आ रहा है, परंपरा से आ रहा है, इसलिए हम लोग इनको मान रहे हैं, और कुछ इन लोगों का कारण ही नहीं होता है। और वो बोलते हैं डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज़ इट इज़ स्पोकन एंड रिमोट बाय मेनी, मतलब बहुत से लोग मानते हैं तो तुम क्यों नहीं मानते हो भाई? तुम्हारा क्या औकात है? इतना बड़ा बोलते हैं कि लोग बोलते हैं, ठीक है? और इतना ज़्यादा लोग मानते हैं तो हम क्यों नहीं मान रहे? ये हिसाब से भी आपको नहीं विश्वास नहीं करना है। वो बोलते हैं डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज़ इट इज़ फाउंडेड रिटन इन योर रिलिजियस बुक्स, मतलब वो धार्मिक लोग बोलते हैं वेद में लिखा है इसलिए हम मानते हैं, कुरान में लिखा है इसलिए मानते हैं, बाइबल में लिखा है इसलिए मानते हैं, वो हिसाब से भी आपको मानना नहीं है। और वो बोलते हैं कि डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग मेयरली ऑन द अथॉरिटी ऑफ योर टीचर एंड एल्डर्स, मतलब क्लास में टीचर ने बोला है इसलिए ये ठीक होगा, या पापा ने बोले थे, या बड़े बुजुर्ग आदमी बोले थे इसीलिए ये ठीक होगा, ये भी गलत बात है। या कोई धार्मिक गुरु पंडा वो लोग बोले थे, या पुराण के पुराण वाचक बोले थे, या मौलाना बोले थे, या पास्टर बोले थे, ये इसीलिए ठीक है, ये भी ठीक बात नहीं है। बट वो बोलते हैं क्या करना है? करना है ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, मतलब उसको जाँचो, परखो, ठीक है? व्हेन यू फाउंड दैट एनीथिंग एग्रीज विथ रीज़न, जब वो रीज़न में खड़ा आएगा, मतलब कॉज़ एंड इफेक्ट थ्योरी का बात कर रहे हैं, ठीक है? जब वो रीज़न में खड़ा उतरेगा, सिर्फ़ उसमें भी नहीं, रीज़न में खड़ा उतरने से नहीं, मगर जैसे कोई रीजन में खतरा उतरेगा, बम बना लेगा तो वो चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि बम बनाने से क्या होगा? लोगों का नुकसान होगा, मतलब कंडीशन टू द गुड, वो कंडीशन टू द बैड है, मतलब उसका मकसद क्या है? लोगों को आतंकित करना, मारना,
ठीक है? वो नहीं होना चाहिए। वो उसका फिर भी वो रीज़न भी खड़ा भी होना चाहिए, कंडीशन टू द गुड भी होना चाहिए और वो लोगों को मारेगा तो क्या होगा? वो बेनिफिट किसी को नहीं होगा। वो हार्म करेगा लोगों को, बहुसंख्यक लोगों का। वैसे भी नहीं होना चाहिए। बेनिफिट बेनिफिट ऑफ वन एंड ऑल सबको फ़ायदा भी होना चाहिए। इसीलिए वो रैशनल भी होना चाहिए, मोरल भी होना चाहिए, वो एथिकल भी होना चाहिए ये और वो ह्यूमनिस्टिक भी होना चाहिए। देन ओनली एक्सेप्ट इट एंड लाइव अप टू इट मतलब वो बोलते हैं कि बुद्धा बोलते हैं कि मैं सिर्फ़ बोला हूँ इसलिए भी विश्वास मत करो। ठीक है? मैं अगर आपको अच्छा लगे तब करो। वो इतना फ्रीडम देते हैं। मगर कोई भी चाहे कृष्णा हो, चाहे जीसस हो, चाहे अल्लाह हो, कोई भी इतना फ्रीडम नहीं देते। वो बोलते मैं क्या हूँ? मैं पाथ फाउंडर हूँ। मतलब मैं गॉड नहीं हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ, मार्गदाता नहीं हूँ, ठीक है? मैं मार्गदर्शक हूँ, सिर्फ़ मैं मैं गॉड नहीं हूँ। मैं जस्ट बा रास्ता दिखाने वाला एक मार्गदाता हूँ। इतना वो उन लोग वो बोलते हैं, इसलिए उनका क्या है फ्रीडम है। वो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट थ्योरी में बात कर लॉ ऑफ इम्परमानेंस का बात करते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है बोलते हैं। जैसे हिंदू लोग बोलते हैं सनातन सनातन वो बोलते हैं बुद्ध बोलते हैं ये प्रकृति का नियम सनातन है। प्रकृति के नियम बदल नहीं सकते हो। मगर कोई रिलीजन सनातन नहीं होता है। रिलीजन को बदलना ही चाहिए। वो लॉ ऑफ इम्परमानेंस होता है। मतलब संसार का हर एक चीज़ बदल सकते हैं। सिर्फ़ प्रकृति का नियम बदल नहीं सकते। इसीलिए बोलते हैं कि वो बुद्ध का ये चीज़ बड़ी क्या ज़्यादा क्या है रैशनल है दोस्तों। इसीलिए इसको हम लोगों को इसको देखना पड़ेगा दोस्तों। मतलब कहने का मतलब क्या है? ये कलाम सूत्र क्या है? बुद्ध का उपदेश केवल इसलिए मत मानो क्योंकि ये परंपरा है या शास्त्र कहता है। स्वयं तर्क और अनुभव से सत्य की परख करो। ये और इस ये विचार स्वतंत्र सोच और तार्किकता का दर्शन देता है। मतलब स्वतंत्र सोच, तार्किकता, नैतिकता और मानवता का ये द्योतक है। इसलिए इसको कलाम सूत्र ने दक्षिण एशिया को वैज्ञानिक सोच और अनुभव आधारित सत्य का मार्ग दिखाता है दोस्तों। इसीलिए आपका ये फ्री विल वाला सिस्टम ही होना चाहिए। वही हम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग की ओर ले जाएगा और हम लोगों को साइंटिफिक टेम्पर बनाएगा। इसीलिए जो पाउलो फ्रीरे बोलते हैं, मुक्ति तभी होगा जब ऑप्रेस्ड लोगों को डायलॉजी और क्रिटिकल कॉन्शसनेस में विकसित करे। क्योंकि पाउलो फ्रीरे का कहना बिल्कुल क्या है ना बिल्कुल पाउलो फ्रीरे बिल्कुल ये बोलते हैं देखिए, वो बोलते हैं क्रिटिकली कॉन्शियस होना चाहिए और वो डायलॉजी आधारित ऑप्रेस्ड लोगों का डायलॉग डिबेट कल्चर होना चाहिए। वो क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम पोजिंग वाला सिस्टम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, नहीं कि उस ऑपरेसर का बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन ये वाला नहीं चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर ये डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं आप देखिए डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षा ही मुक्ति का द्वार है। जाति चेतना का विनाश किए बिना प्रगति असंभव नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर का कहना है और आप देख सकते हो ये डोर बहादुर बिष्ट जी बोलते हैं। डोर बहादुर बिष्ट जी का भी कहना है नेपाल और दक्षिण एशिया में प्रगति के रुकावट का मुख्य कारण फेडरलिज्म। यहाँ आप देख सकते हैं इनका तो टॉपिक्स ही है। ये देखिए ठीक है फेडरलिज्म ये वाला जो है यहाँ देखिए ये फेडरलिज्म ये वाला ठीक है फेडरलिज्म की कारण से अचीवमेंट मोटिवेशन का रुकावट हो रहा है। इसलिए ये फेडरलिस्टिक सोसाइटी को क्रिटिकल सोसाइटी बनाना पड़ेगा तभी ये आगे बढ़ पाएगा उनका मानना है। इसका मतलब जब समाज केवल दैविक इच्छा पर विश्वास करता है मतलब जब समाज सेंस ऑफ कैजुअलिटी जो दैविक इच्छा दैत्य सुप्रीम दैत्य में विश्वास करता है ये वाला सोसाइटी बनेगा तो अचीवमेंट मोटिवेशन उपलब्धि की ये कमजोर हो जाता है या वही जापान और पश्चिम में क्या है जापान और पश्चिम में सेंस ऑफ गिल्टी है सेंस ऑफ सुप्रीमेसी सेम है
इससे क्या होता है, व्यक्ति प्राइमरी मोटिवेशन खुद को बदलने की ओर ले जाता है। इसीलिए उन लोगों में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक सोच ज़्यादा डेवलप हो जाता है और उससे उपलब्धि की प्रेरणा से प्रगति भी मिलता है दोस्तों। इसीलिए जैसे हम लोगों ने देख लिया है दोस्तों, है ना? यहाँ क्या है, यहाँ तो और भयानक चीज़ हो रहा है ना? और भयानक चीज़ क्या हो रहा है? इन लोग तो कोर्स ऑफ स्टडी में बाकायदा रूप से ये लोग तो गीता पढ़ाने के चक्कर में है दोस्तों। देखिए तो भागवत गीता, है ना? यहाँ यहाँ देखिए ये लोग बाकायदा भागवत गीता पढ़ाने के चक्कर में है दोस्तों। ये कितना खतरनाक चीज़ है देखिए। भागवत गीता इज़ मेंशन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7 एंड class 6 and 7 and sloks are found in Sanskrit textbook class 9 and class 11 and 12। ये लोकसभा was informed on Monday। ये तो लागू करने के चक्कर में है दोस्तों। ये वाला देखिए, ऐसा वाला ये भागवत गीता, ये वाला ये सिस्टम है दोस्तों। और दूसरा वाला सिस्टम देखिए आप लोग, ठीक है? ये और दूसरा वाला सिस्टम भी देखिए। ये लोग उत्तराखंड सरकार जो है, वो क्या कर रहा है? वो एनसीईआरटी को बोल दिया है उसने तो। उसने वो एनसीईआरटी को बाकायदा बोल दिया है कि यहाँ देखिए ये रामायण इस ये उत्तराखंड टू एनसीईआरटी इंक्लूड भागवत गीता एंड रामायण इन स्कूल सिलेबस। ये प्राइमरी जो प्राइमरी बच्चों का भी यही दिमाग ऐसा ही हम लोग भाग्यवादी बनाएंगे, ठीक है? और ये पूरा डिवाइन विल आधारित और लॉन पीपल निकालेंगे, हाँ, इंटेलेक्ट की जगह। तो ये क्या होगा देखिए, यहाँ उत्तराखंड एजुकेशन मिनिस्टर धन सिंह रावत on Wednesday said that the state government has asked the national NCERT to include the जैसे पश्चिम में जैसे हम्म, हम्म, जैसे पश्चिम में क्या हुआ, पश्चिम में इन लोगों को साइंटिफिक जैसे आप रिफॉर्म फेज रिनासे फेज, हाँ, जैसे पश्चिम में हुआ रिफॉर्म फेज रिनासे फेज से लेके इन लोगों को साइंटिफिक टेम्पर फेज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फेज इनलाइटमेंट फेज, बहुत से फेज के वजह से इन लोगों में क्या है, साइंटिफिक इन लोगों ने क्या किया है, आलोचनात्मक सोच के चेत के विकास किया है और क्रिटिकल थिंकिंग इन लोगों का है। इसलिए आधुनिक विज्ञान है, लोकतंत्र और
सेक्युलर गणतांत्रिक रिपब्लिक कंट्री के इन लोगों में भरमार है और लोग नास्तिकता की ओर मतलब एथिज्म की ओर लोग जा रहे हैं। लोग इसीलिए वो उन लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग का और साइंटिफिक टेम्पर का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, इसीलिए उन लोग आगे जा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए स अब अब हमारा की क्वेश्चन क्या है? हमारा की क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एशिया स्टेटस क्वो को चुनौती दिए बिना नवाचार और विकास कर सकता है क्या? ये भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि देखिए, उन लोग एआई को पूरा पूर्ण रूप में ट्रेनिंग करके एआई को यू लाभ उठा रहे हैं। नॉलेज के हिसाब से और रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में, हेल्थ में, एजुकेशन में, हर जगह वो एआई का मजबूत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि उन लोगों का समाज, धर्म और धर्म को तो उन लोगों ने लात मार दिया बहुत पहले सेपरेशन ऑफ पावर करके उसको आगे निकाल दिया। धर्म का कोई सामाजिक फिलॉसफी में उनका कोई रोल नहीं है आज के यूरोप के सोसाइटी में। ठीक है, उन लोगों को क्या है जो जो समाज और विज्ञान, दर्शन जो साथ-साथ कंध काँध में काँध मिला के चल रहा है और धर्म के लात मार के पीछे धकेल दिया है। इसीलिए दोस्तों उन लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन लोग स्टेटस क्वो को पहले ही चुनौती देके उनको दफना दिया था। इसीलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्या हम कृष्ण के डिवाइन डिवाइन विल वाला मतलब दैवी इच्छा वाला पर चलते हैं या बुद्ध की फ्री विल वाला या स्वतंत्र सोच पर हम लोग आगे बढ़ते हैं? ये आज अब के बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि साउथ एशिया में ये दोनों आदमी का या एशिया में यही बुद्ध का फ्री विल ये लोगों को डिक्टेट कर रहा है। चाइना में भी वही हाल है। चाइना में क्या है, वो बुद्ध का फ्री विल वहाँ भरमार तरीके से सामाजिक फिलॉसफी, ठीक है? दार्शनिक हिसाब से वो बुद्ध को कोऑपरेट कर रहा है, इसलिए जापान, चाइना, साउथ कोरिया आगे भी बढ़ रहा है, सुखी भी है और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर सवाल केवल भगवान और भक्ति का नहीं है दोस्तों, सवाल है हमारे भविष्य का। इसीलिए अंत में हम चाहते हैं कि दोस्तों क्या हम विज्ञान, शिक्षा और आलोचनात्मक सोच के अपनाएँ या अंधभक्ति और भाग्यवाद में फँसे रहे? यदि हम ये बहस तय करेंगे कि दक्षिण एशिया 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा करे या पीछे रह जाए, अब फैसला आपके हाथ में दोस्तों। आपकी राय क्या है? क्या क्या बिना क्रिटिकल थिंकिंग साउथ एशिया प्रगति कर सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएँ दोस्तों और हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनें। इसीलिए दोस्तों आज का ये भी जो हमारा जो क्रिटिकल डिबेट का जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये अब यहीं बीट मारते हैं। इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आपको भी डिफरेंट क्रिटिकल व्यू आपको मिलेगा दोस्तों, पूरा रिसर्च बेस मिलेगा और आप लोग को इसको घर-घर में दोस्त लोग पहुँचाइए, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे चीज़ों का बहुत ज़रूरत है दोस्तों, नहीं तो साउथ एशिया बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अंत में चाहते हैं दोस्तों आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए और घर-घर पहुँचाइए। दोस्तों, अंत में जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, ठीक है? और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, सामंतवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद। दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्ते, बाय-बाय।